रिसर्च फाउंडेशन, लायंस केस्ट और लायंस क्लब मांजलपुर वडोदरा की ओर से उड़ान स्काई इज द लिमिट कैरियर गाइडेंस वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा परिचय, मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स और कल्चर एक्टिविटी में पिछले 30 साल से ट्रेनिंग और वर्कशॉप के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। आज के हमारे वक्ता निर्देश एजुकेशन से श्री तुषार कालेकर जी, शिक्षण विशेषज्ञ माथुर सर, श्री डॉक्टर अल्पेश शाह सर, श्री नीरज सोनी सर, लायंस क्लब मांजलपुर से लायंस श्री गौरव कोठारी सर है। आज के हमारे इस वेबिनार का मीडिया कवरेज YNN न्यूज, वॉइस ऑफ वडोदरा और फीलिंग्स मल्टीमीडिया लिमिटेड ने किया है। तो सबसे पहले मैं तुषार जी को आमंत्रित करता हूं, जो हमारे फाउंडेशन के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है। वह हमें निर्देश एजुकेशन की गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी देंगे। तो आइए तुषार जी, आपका हार्दिक स्वागत है। अनम्यूट बटन दबा के आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। तुषार जी। नमस्कार मित्रों और सभी वक्ताओं का हार्दिक स्वागत। मैं तुषार कारलेकर, निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा एक पीपीटी थ्रू। तो निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन की शुरुआत आज से 21 साल पहले हुई थी। इसका मुख्य श्रेय जाता है हमारे फाउंडर श्री शिरीष भाई दीवान जी को, जो खुद पेशे से कॉस्ट अकाउंटेंट है, ICWA उन्होंने किया हुआ है और आज उस कोर्स को CMA कहते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स। ये जो सेंटर वाले फोटोग्राफ में माइक पकड़े हुए दिख रहे हैं, ये शिरीष भाई दीवान जी हैं और उन्होंने अपने एज के 60 इयर्स पे ये शुरू किया था फाउंडेशन। आज वो इस लेवल पे है कि हमने 20 साल से ये जो बुक दिख रही है निर्देशिका, गुजराती और इंग्लिश में, ये हर साल हम पब्लिश कर पाए हैं इस फाउंडेशन के द्वारा। हर साल इसमें 10th से पहले, 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या पढ़ा जा सकता है, तो उसके कोर्सेज की इंफॉर्मेशन रहती है। इस बुक को हम लोग इस साल ई बुक में ले जा रहे हैं। हमारी वेबसाइट पे अगर किसी को पढ़ना होगा तो वो पढ़ सकेंगे। आज तक हम इसे हार्ड कॉपी में दे रहे थे स्टूडेंट्स को। जब हमने ये शुरू की थी बुक की पब्लिकेशन, तो काफी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। तब उन्होंने हमें स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट ने हमें बताया कि आप खुद ही इसका प्रेजेंटेशन करिए। तो हमने करियर सेमिनार्स करना शुरू किया और आज तक करीब करीब 750 जितनी स्कूल्स और कॉलेजेस में 1500 से ज्यादा करियर सेमिनार्स हम लोग कर चुके हैं। ये कुछ फोटोग्राफ आप लोग देख पाएंगे जिसमें स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं और ये सारे शुरू में ये सारे सेमिनार, ये जो हमारी टीम है इसमें बीच में ये जो स्वेटर पहने हुए महानुभाव हैं श्री जीतू भाई मेहता, वो हमारे चीफ एडिटर हैं इस निर्देशिका बुक के, हमारे पब्लिकेशन डिवीजन के। तो उन्होंने काफी साल तक अकेले अपने कंधों पे ये पूरा भार लिया और अभी हम टीम जुड़े हैं उनके साथ में। तो उसके बाद लास्ट ईयर 2018-19 में, कोरोना से पहले, हमने करियर फेयर्स भी काफी सारी जगह पे किए। ये आप टेंट जैसा देख रहे हो, तो ऐसे ही स्कूल्स के असेंबली हॉल्स में या स्कूल के ग्राउंड में या कॉलेज के ग्राउंड में इस तरह का फेयर हम करते थे। और ये साइड में जो दिख रहा है, ऐसे ही कुछ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हमारे साथ आते थे और वो फेयर के अंदर अपना स्टॉल रख के सबको 1-to-1 इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को देते थे। तो उसके बाद हमने करियर गाइडेंस में भी काफी बहुत काम किया है। तो करियर गाइडेंस में पर्टिकुलरली बात करें तो करियर गाइडेंस का जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, करियर सिलेक्शन का प्रोसेस, वो स्टेप बाय स्टेप करना जरूरी है। कोई भी स्टूडेंट हो
तो उसको सबसे पहले खुद के बारे में काफ़ी सारी जानकारी होनी ज़रूरी है। जैसे कि खुद इंटरेस्ट, स्किल, टैलेंट्स, पर्सनैलिटी, पोटेंशियल, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये सब जानने के लिए हमने कुछ टूल्स डेवलप किए जैसे कि साइकोमेट्रिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और इनबॉर्न फिंगरप्रिंट एनालिसिस टेस्ट। इसे डीएमआईटी भी कहते हैं। हमारी जो फिंगर है उसका फर्स्ट कट है, उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये यूनिक होती है और परमानेंट होती है, ये कभी चेंज होती नहीं है और उसका और ब्रेन का सीधा कनेक्शन है। तो इसका स्कैन करके अगर हम एनालिसिस करें तो ब्रेन का डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इनबॉर्न टैलेंट्स इससे बहुत अच्छे बताए जा सकते हैं। तो खुद को जान लिया किसी भी विद्यार्थी ने, उसके बाद उसको स्वॉट एनालिसिस खुद का करना चाहिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, खुद के बारे में भी और जो कोर्स वो करेगा उसके बारे में भी और एनवायरनमेंट के बारे में भी। उसके बाद खुद को जाना, एनालिसिस किया, उसके बाद उसको गोल सेटिंग करना चाहिए। 3 तरह के गोल सेट तो करने ही चाहिए। शॉर्ट टर्म यानी अगले 2 साल में मैं क्या करूँगा? मान लीजिए कोई स्टूडेंट 10th में है अभी, तो 12th के बाद मुझे क्या करना है? 12th यानी 12th के रिजल्ट के लिए मुझे क्या करना है? या फर्स्ट ईयर में है कॉलेज के, तो मुझे थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में आते-आते मुझे क्या मेहनत करनी है, जैसे जिसके चलते मेरा फाइनल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो और करंट रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो। मिड टर्म गोल यानी अगले 5 साल में मैं क्या करूँगा? कहाँ पहुँचूँगा? मेरा डेस्टिनेशन फाइनल होना ज़रूरी है और लॉन्ग टर्म यानी मेरी पूरी पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं प्रोफेशनल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में मैं क्या करूँगा? जॉब करूँगा, बिज़नेस करूँगा, एंटरप्रेन्योरशिप करूँगा या प्रोफेशनल प्रैक्टिस करूँगा। ये गोल शुरू से सेट अगर है, हाँ, उसमें थोड़े बहुत परसेंटेज में डेविएशन आ सकते हैं, लेकिन ध्येय पक्का होना ज़रूरी है। ये दोनों हो गए तो उसके बाद आज की सिस्टम के हिसाब से हम लोग स्ट्रीम सिलेक्शन कर सकते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज कह लीजिए उसे, तो वो अभी अवेलेबल है। आने वाले टाइम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो बहुत सारे यानी स्ट्रीम का ऑलमोस्ट कंसेप्ट निकल भी जाएगा और लोगों को काफी सारा मीन्स साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वोकेशनल, प्रोफेशनल, म्यूजिक मीन्स परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्पोर्ट्स, काफी सारे सब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन मिलेगा। तो ये अगर आज की डेट के हिसाब से कर लिया जाए तो अ, ये भी एक स्टेप है। उसके बाद जो स्टेप है वो मेरी खुद की कैपेसिटी क्या है? मेरे फैमिली का सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है? उसके हिसाब से मैं सिलेक्शन करूँगा कि मुझे स्टडीज़ कहाँ से शुरू करनी चाहिए? सर्टिफिकेट कोर्स से, डिप्लोमा कोर्स से, ग्रेजुएशन, फिर आगे कहाँ तक मुझे पढ़ना है, पीजी कोर्सेज करना है, प्रोफेशनल डिग्रीज लेना है, मास्टर्स करना है, डॉक्टरेट रिसर्च करना है। तो ये मेरा आज की डेट में मेरा ध्येय ये अगर निश्चित हो गया और ये ध्येय भी कैसा होना चाहिए? स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, अचीवेबल भी कह सकते हैं, रियलिस्टिक और टाइमली। ये सारा करने के लिए हमारी बुक निर्देशिका काफ़ी हेल्प कर सकती है। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ ऐसे भी प्रोग्राम डिज़ाइन किए हैं जिसको स्कूल्स और कॉलेजेस में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, बिहेवियरल टेक्निक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट, इंटरव्यू टेक्निक्स, जनरल एटिकेट्स, डिसिप्लिन, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह। तो इन प्रोग्राम्स की हेल्प से ज़रूरी नहीं है निर्देश के ही हेल्प ले आप, लेकिन और कहीं से भी अगर ये आपके स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, पर्सनल स्किल्स, तो जब भी आप कॉलेज खत्म करें, रियल लाइफ में जब आप उतरे, तो आपका करियर अचीवमेंट करने के लिए ये भी सपोर्टिंग टूल हो सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, ये टेस्टिंग वेस्टिंग क्यों करना चाहिए खुद का? तो नॉर्मली जब स्टूडेंट पढ़ाई करता है 10th या 12th,
तो उसे 5 से 10 लाख का खर्चा हो जाता है। उसके बाद भी कॉलेज सिलेक्शन के बाद 2 से 10 लाख का खर्चा होता है और अगर अच्छे कोर्सेज या थोड़े कॉस्टली वाले कोर्सेज या फॉरेन पढ़ने जाएँ, 1 करोड़ तक का भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है पेरेंट्स को अपने बच्चों के पीछे। अब ये इन्वेस्टमेंट अगर आँख बंद करके कर लिया तो ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस 100% मिलेगा। तो इसलिए खुद को टेस्ट करना ज़रूरी है। अ, खुद को टेस्ट करना ज़रूरी है। तो ये टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है। अब पैसे की बात आई तो पैसा बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे अंदर टैलेंट है, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम है। तो अभी आज के ज़माने में, आज से 20 साल पहले अगर कोई सोचता, तो ऐसा सोच के बंद कर सकता था अपनी पढ़ाई। लेकिन अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो शार्प स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे रैंक लाते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप्स है। जो रैंक नहीं भी लाते हैं, उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, जो हमारी निर्देशिका की बुक से आपको पता चलेगा। या अगर आपको बुक नहीं अवेलेबल है, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जिसको चैरिटी में नहीं जाना है, तो उसको लोन्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है। नेशनलाइज्ड कोऑपरेटिव या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन भी मिल सकता है एजुकेशन के लिए डिफरेंट हेड्स के अंदर। तो अपना अगर ड्रीम है, अच्छा पढ़ना है, प्रॉपर अपने हिसाब से अपने पोटेंशियल को मैच करके या टैलेंट या स्किल्स के हिसाब से, तो आज की डेट में कोई बैरियर नहीं है। हम जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। सिर्फ यही है कि जोश को बनाए रखें, पैशन को बनाए रखें। तो यहाँ मैं खत्म करता हूँ निर्देश की तरफ से। हितेश जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे स्पीकर्स को इनवाइट करें। हितेश जी। धन्यवाद तुषार जी। अब मैं अग्रणी शिक्षणविद श्री शरद माथुर सर को आमंत्रित करता हूं। सर ने आगरा की विश्व प्रसिद्ध बी.आर. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट से एमए, इग्नू से बीएड और गोविंद यूनिवर्सिटी गुजरात से एमएड किया है। सर को के.एम. मुंशी अवंतिका सम्मान से नवाजा गया है। सर को 17 साल का शिक्षण क्षेत्र का अनुभव है। सर वडोदरा की अग्रणी बीआरजी ग्रुप की शाला उर्मी स्कूल एंड हॉस्टल के प्रिंसिपल है। आज वो हमारे 8वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी जानकारी देंगे। श्री सरस माधुन सर, आपका हार्दिक स्वागत है। अनम्यूट बटन दबा के आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। श्री सरस माधुन सर। Thank you so much, Hitesh ji. I have joined from 2 devices, तो एक डिवाइस म्यूट है, दूसरी से शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। If I am loud and clear, please give me a response. Very much, Fine. very much. Thank you so much. सबसे पहले तो निर्देश को बहुत बधाई कि एक बहुत सुंदर इनिशिएटिव लेकर वो सामने आए हैं। बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, यंग एस्पायरेंट्स के लिए बहुत अच्छा अवसर है, जहां पर वो उन लोगों से जिनके पास एक्सपीरियंस है लाइफ का, स्ट्रगल्स का, सक्सेस का, उनको वो सुन सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट हो सकते हैं और उनके अनुभवों से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ हितेश जी का और तुषार जी का कि मुझे यहाँ इनवाइट किया है और बहुत हम्बल महसूस कर रहा हूँ, बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखे हैं आपके पुराने प्रोग्राम्स, बहुत जाने माने वक्ताओं को आप बुलाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है उनके सामने। स्टिल जो भी मुझे पता है उससे मैं कुछ बातें बच्चों से कहना चाहूँगा, अगर इजाज़त हो तो। और शुरुआत करूँगा मैं एक छोटी सी कहानी से। स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो किसी दूसरी दुनिया की नहीं है, यही हमारे आसपास की ही है। सोचिए कि एक बहुत वेल टू डू आदमी है, बहुत रिसोर्सफुल, संपन्न व्यक्ति है, और वो बहुत प्रसिद्ध है इस मामले में, इस बात के लिए कि वो जो मदद मांगने आता है उसके पास उसे मदद करता है। और बहुत सारे लोग आते हैं उनके पास मदद मांगने के लिए,
इसी सिलसिले में कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि साहब हम कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं अपने समाज के लिए और हमें थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, वी नीड हेल्प फ्रॉम यू। एंड देयर आर मेनी पार्टीज, बहुत सारी अलग-अलग जगहों से ये रिक्वेस्ट उनके पास आती रहती है। नाउ दिस फेलो इज कंफ्यूज्ड, वो थोड़ी दुविधा में है क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सबको मदद नहीं कर सकते, पर जो बेस्ट पोटेंशियल है उनको वो मदद करना चाहते हैं। अपने सेक्रेटरी को बुलाते हैं और कहते हैं कि पता करके बताइए कि मैं किस पार्टी को मदद करूं, जो सबसे ज्यादा सूटेबल है उनको मैं मदद करना चाहूंगा। सेक्रेटरी लीव्स, वहां से चले जाते हैं, 2 दिन के बाद वापस आते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि साहब मैं 2 कंस्ट्रक्शन साइट पे गया, जो 2 पार्टीज आपके पास आई थी मदद मांगने के लिए, आई हैव बीन टू दोज साइट्स, और मैंने वहां जो काम कर रहे थे लोग, उनसे कुछ सवाल किए। फॉर एग्जाम्पल मैंने वहां पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो पहली साइट पे जो लोग काम कर रहे थे वहां से मुझे अलग अलग जवाब मिले। मीन्स किसी ने बोला कि वो पत्थर तराश रहे हैं, किसी ने बोला कि वो जमीन ठीक कर रहे हैं, वहां कंस्ट्रक्शन होने वाला है, किसी ने कहा कि वो लकड़ी का काम कर रहे हैं, वहां कंस्ट्रक्शन होने वाला है, एंड ऑल दैट। फाइन इनफ। एंड देन सेक्रेटरी ने बोला मैं दूसरी साइट पर गया और दूसरी साइट पर मैंने देखा कि वहां पे भी लोग काम कर रहे हैं, एंड आई आस्क्ड कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, तो वहां से मुझे जवाब मिला एक बंदे का कि साहब हम एक लाइब्रेरी बना रहे हैं और मैं उसके लिए पत्थर तराश रहा हूँ। मैं दूसरे बंदे के पास गया, वहां मैंने सवाल किया सेम कि आप क्या कर रहे हैं, जवाब मिला कि साहब हम लोग लाइब्रेरी बना रहे हैं और मैं उसके लिए जमीन तैयार कर रहा हूँ। तीसरे बंदे के पास गया, मुझे जवाब मिला कि साहब हम लोग लाइब्रेरी बना रहे हैं और मैं उसके लिए लकड़ी का काम कर रहा हूँ। वेरी वेल। द बिजनेसमैन, जो एंटरप्रेन्योर है, जो मदद करने वाला है, उसे बिल्कुल टाइम नहीं लगा ये डिसाइड करने में कि वो जो फाइनेंशियल हेल्प है वो किस पार्टी को दे। और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी ये आइडिया आया होगा कि किस पार्टी को मदद करनी चाहिए। द वन हु इज वेल इन्फॉर्म्ड, जिसको ये पता है कि वो जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। आप लोग भी इस समय पढ़ रहे हैं, आप लोग के सामने क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, आप क्यों पढ़ रहे हैं? अगर आप कोई कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो आप क्यों ऑप्ट करना चाहते हैं? और अगर आपको ये पता है, बिलीव मी, अगर आपको इस क्यों का जवाब पता है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। पर अगर आपको वो पता नहीं है, देन देयर इज रिक्वायर्ड, ये जरूरी है आपके लिए कि आप जरूर मदद लें उन लोगों की जो जानते हैं इस बारे में, जो आपको राय दे सकते हैं कि आपके लिए क्या चीज जरूरी है, क्यों जरूरी है, और आप उसे कैसे फॉलो करें, कैसे परस्यू करें। हियर आई गो विद प्रेजेंटेशन। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता इस बारे में, बट वट एवर आई नो, लेट मी शेयर। सो दिस इज द क्वेश्चन विद ऑल ऑफ अस। क्या करें लाइफ में, कैसे आगे बढ़ें, कौन सा करियर ऑप्ट करें हम। और हमारी लाइफ हमें कहती है, आई होप दैट माय नेविगेशन इज वर्किंग। हमारी लाइफ बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने रखती है। क्या करें, व्हाट आई एम रियली गोइंग टू डू, हम वहां सच में पहुंच पाएंगे या नहीं, वहां तक पहुंचने के रास्ते में कितने खतरे हैं, हम जो कर रहे हैं उसमें कितने खतरे हैं, मुझे रास्ता पता भी है या नहीं, व्हेन एंड कब करें शुरुआत, कहाँ से करें शुरुआत, जो चीज हम कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, हमारा करियर, जो गोल हमने ऑप्ट किया है वो सही है, वहां तक पहुंचा सकते हैं हमें या नहीं। ऐसा अगर हो गया कि मैं नहीं पहुंच पाया तो क्या करूंगा। सो जवाब ये है कि ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं हमारे सामने। लॉट ऑफ ऑप्शंस, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कोई भी ऑप्शन कम या ज्यादा कम या ज्यादा अच्छा नहीं है, दे आर इक्वली गुड। और तमाम ऑप्शन एक दूसरे के साथ compete कर सकते हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। लक्ष्य मूवी का एक डायलॉग मुझे याद आता है इसमें, वो देयर इज अ फादर हु इज टॉकिंग टू हिज डॉटर्स फ्रेंड कि तुम घास काटने वाला बनो, अगर अच्छा घास काटने वाला बन गए तो वो अचीवमेंट है तुम्हारे लिए। देयर आर सो मेनी करियर अपॉर्चुनिटीज जो कन्वेंशनल नहीं है, मगर बहुत अच्छे ऑप्शंस हमारे सामने हैं।
तुषार सर ने ऑलरेडी हमसे बात कर ली है इस मामले में कि करियर डिसाइड करने के क्या-क्या तरीके हैं हमारे सामने, सबसे क्या स्टेप्स हैं हमारे सामने। जो सबसे पहला स्टेप है वो यही है कि आप अपने आप को जान लीजिए। आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपका मूल्य वैल्यू सिस्टम क्या है, आपके पास क्या स्किल्स हैं, आपके पास क्या एसेट्स हैं, आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं रिसोर्सेज, और आपका पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है। आप डोमिनेटिंग हैं, आप टास्क ओरिएंटेड हैं, या आप पीपल ओरिएंटेड हैं, आप what is your personality trait that definitely is going to help. You need to know that, and there are established tests who will help you to get that information. Then क्या possibilities आपके पास available हैं जानने के लिए रिसर्च कीजिए, पढ़िए बहुत सारा। टुडे इट इज नॉलेज एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोजन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू आपके पास अवेलेबल है। ट्राई सर्चिंग थिंग्स, वाइड से शुरू कीजिए और फिर चॉइसेस नैरो करते चले जाइए। फाइंड व्हाट बेस्ट सूट्स यू, व्हाट बेस्ट इंटरेस्ट यू, ज्यादा टाइम आप क्या करने में बिताना पसंद करेंगे एंड ऑल। चॉइसेस को नैरो करते चले जाइए, अपने गोल्स सेट कीजिए। अगेन तुषार सर ने थोड़ी देर पहले बोला शॉर्ट टर्म, मिडिल, लॉन्ग टर्म गोल्स दैट विल हेल्प यू। एक प्लान बनाइए कैसे अचीव करेंगे वो गोल्स को, और उनके रास्ते में जो रुकावटें हैं वन बाय वन उन रुकावटों को दूर करते चले जाइए। Nothing can stop you to achieve your goal. You can make it happen. Put plan into action. एंट और ग्रास होपर की कहानी भी हमें पता है, चींटी और टिड्डे वाली। चींटी मेहनत करती है, ग्रास होपर मजे करता है, और फिर क्योंकि वो काम नहीं कर रहा, वो मेहनत नहीं कर रहा, जब टाइम आता है मुसीबत का, द एंट हु हैज वर्कड थ्रू आउट द ईयर, उसको अपनी लाइफ में आसानी होती है, ग्रास होपर को मदद मांगनी पड़ती है, उसके लिए लाइफ आसान नहीं होती। So put plan into action. Whatever you have planned, do not keep yourself into planning only. Action is also equally important. So understand yourself. क्या आपकी likes हैं, क्या आपके preferences हैं। Ambition आपको खुद को सेट करनी है, गोल आपको खुद को सेट करना है। कोई और आपके लिए आपका गोल नहीं बना सकता, आपकी ambition नहीं डेवलप कर सकता। You have to develop for your own. The determining factor आपके पेरेंट्स का एटीट्यूड भी हो सकता है। You have to make them assurance, you have to make them believe in yourself. उन्हें उतनी मेहनत करके दिखाइए, उतनी सीरियसनेस शो कीजिए कि वो आपके करियर सेटिंग में, आपके गोल सेटिंग में आपके साथ में खड़े हों, विश्वास के साथ में। ये कन्वेंशनल थिंकिंग है। पेरेंट्स चाहते हैं इसलिए हम ये करना चाहते हैं, मेरे दोस्त कर रहे हैं इसलिए हम ये करना चाहते हैं। दो ही चॉइसेस लोगों के सामने जनरली रखी जाती हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, तीसरी कोई चॉइस ही नहीं होती, इसलिए दोनों में से कोई एक ऑप्ट करना है। विदेश जाना है, दैट इज कन्वेंशनल थिंकिंग। सरकारी नौकरी चाहिए, कन्वेंशनल थिंकिंग। इसके बियॉन्ड सोच सकते हैं हम। दो तरह के करियर पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती हैं। वन इज education based career, another is talent based career. ये नॉन कन्वेंशनल है। अभी तक बहुत ज्यादा विचार इसके बारे में नहीं किया गया है, बट नाउ दिस इज राइट टाइम टू थिंक ऑन दैट, कि हमारा पैशन ही हमारा करियर बन जाए तो कितनी अच्छी बात है। इट विल ब्रिंग अस सो मच ऑफ हैप्पीनेस। लेट अस टॉक अबाउट क्या चीजें हैं जो हमें मदद कर सकती हैं हमारा करियर ऑब्टेन करने के लिए। सबसे पहली चीज आपका इंटरेस्ट। आप क्रिएटिव हैं, आप कोई भी नई सिचुएशन को बहुत नए तरीके से सॉल्व करने में विश्वास रखते हैं, फॉलो नहीं करना चाहते, रेदर यू वांट टू क्रिएट योर ओन वे। यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन। आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, लोगों की राय जानना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं लोगों के सामने, समाज में घुलना मिलना चाहते हैं। यू हैव अ गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स एंड दैट मीन्स यू आर अ सोशल पर्सन।
एक जगह बैठे रह के काम करना पसंद नहीं है आपको, बाहर जाके फील्ड में जाके काम करना चाहते हैं, आउटडोर, आप बहुत आउटगोइंग पर्सन है, बहुत एक्टिव पर्सन है लाइफ के, एंड यू हैव योर अप्रोच साइंटिफिक, हर चीज को साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं, साइंस के नजरिए से देखते हैं, उसके पीछे के लॉजिक्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं. You can find your set of interest. Then your value system and your motivations, that will also help you to decide your career. आप सिक्योर रहना चाहते हैं लाइफ में, आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं लाइफ में, या आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं. पैसा तो कमाना जरूरी है, ऑफ कोर्स, ऐसा कोई नहीं बोलता कि पैसा मत कमाओ, बट यस ऑफ कोर्स विद दैट योर मोटिवेशन इज कि आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, और योर मोटिवेशन इज कि काम और लाइफ फैमिली के बीच में बैलेंस एस्टेब्लिश हो. ऐसा ना हो कि हम वर्कोहॉलिक हो जाएं, सारा दिन काम में घुसे पड़े रहें, हम लाइफ के साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं. दैट कैन बी योर मोटिवेशन टू डिसाइड योर career. So your value system and your motivations also play a very important role as a factor choosing your career, your personality trait. शांत हैं, चैलेंजेस को, डिफिकल्टीज को घबरा के जल्दबाजी में हैंडल नहीं करते, सोच विचार करके करते हैं. आउटगोइंग है मींस यू कन्फ्रंट द चैलेंजेस, नहीं हम तो हार्ड स्टेप लेंगे, हम रिस्क लेंगे. If you have that personality trait, it's very good. Cautious हैं, हर चीज को सोच के, समझ के, विचार के डिसाइड करते हैं आप. That is again your personality trait. Determined, again I'm telling you कि come what may, लोग नाराज हो, समाज नाराज हो, कुछ सोचे, but you are determined. No, I need to do this, and you achieve your goal. इसमें से कोई भी पर्सनालिटी ट्रेट अच्छा, कम अच्छा, ज्यादा अच्छा नहीं है. दे ऑल आर पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड दे शुड बी टेकन एज पर्सनालिटी ट्रेट ओनली. गुड और बैड नहीं, सब अच्छे हैं. आपकी पर्सनालिटी है, आपको उस हिसाब से काम करना है. देन कम्स अनदर फैक्टर, योर कॉन्टैक्ट्स. सी आज की डेट में socializing, creating contacts, learning from contacts is very important. They are going to give you what we call great help in shaping your career. ज़्यादा लोगों से सीखिए, सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए. आपके आसपास बहुत सारे career choices हैं which can motivate you, which can help you to decide. Qualifications, yes, talent या तो एकेडमिक्स, दोनों में से कोई एक चीज, दैट कैन बी योर क्वालिफिकेशन. आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, योर क्वालिफिकेशन. आपने कौन से कोर्सेज किए हैं, योर क्वालिफिकेशन. या करना चाहिए आपको गोल से, आपका करियर बनाने के लिए, दैट इज अगेन डिसाइडिंग फैक्टर. एंड देन कम आपकी लोकेशन, अर्बन, रूरल, मेट्रोपॉलिटन, दैट ऑल्सो a deciding factor means. मगर एक और चीज भी है जो हम यहाँ पर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि this cannot be a barrier. आप अपना स्कोप हमेशा बढ़ा सकते हैं. एक जरूरी नहीं है कि छोटे शहर का बंदा हो वो एक बहुत एम्बिशियस करियर चॉइस नहीं रख सकता है. There are many examples जो छोटे शहर से हैं मगर उन्होंने अपना करियर में बहुत बड़े गोल सेट किए और उन्हें अचीव भी किया. Yes, of course, you have to take it into consideration कि आपकी लोकेशन क्या है, और अगर आपको एक एम्बिशियस करियर ऑप्ट करना है तो आपको क्या जानना और जरूरी है. आई होप मेरी बात समझ में आ रही है. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जरूर से. एंड नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं टैलेंट बेस्ड करियर अपॉर्चुनिटी की. ये बहुत कन्वेंशनल नहीं है मगर हाँ ये करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और आज के टाइम में ये काफी बूमिंग करियर अपॉर्चुनिटीज हैं. एकेडमिक करियर्स बहुत सारे लोग आपसे बात करेंगे. हम बात कर रहे हैं पेट ग्रूमिंग की, हेयर स्टाइलिंग की, अरोमा थेरेपी की, टैरो रीडिंग, वीडियो जॉकिंग,
Reiki practitioners, makeup artists, cosmetologists, choreographers, singer, musicians, disc jockey, etc. These are some of those talent-based careers. अगर आपका पैशन इनमें से कहीं है, अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता है, there is no harm of knowing about these things. Possibly शायद आपका इंटरेस्ट इनमें डेवलप हो या आपका पैशन इनमें डेवलप हो और आप इनमें करियर बनाना चाहें. अगेन अ करियर ऑप्शन उतना पुराना नहीं है, लोग जानते हैं, लोग ड्रीम करते हैं इस करियर के बारे में और हमारे आपके जैसे लोग ही हैं जो इस करियर को ऑप्ट करते हैं. एक एटीट्यूड होना चाहिए. कौन से स्कोप हैं? फैशन मॉडलिंग इज देयर, एडिटोरियल या प्रिंट मॉडलिंग इज देयर, कैटलॉग मॉडलिंग इज देयर, कॉमर्शियल या प्रिंट मॉडलिंग इज देयर, रैंप मॉडलिंग इज देयर. A little, मुझे प्लीज प्रॉम्प्ट कीजिएगा अगर मेरा टाइम खत्म हो जा रहा हो तो. I would end at the Sir. same point. Yes, sir. Ji. You can wrap up within 2-3 minutes. Fine, thank you so much. So, education based career, अगर आपने biological sciences opt किए हैं, biology subjects के साथ में आपने science opt किया है, agriculturist, biochemist, bioinformatics, biotechnologist, dairy technologist, poultry supervisor, environmentalist, fishery scientist, forestry, wildlife, horticulture, marine biologist, microbiologist. These were all the careers for you. ये वो positions हैं जहां आप जा सकते हैं. Engineering and technology, so aerospace engineer, automobile engineer, biomedical engineer, broadcast technicians, chemical engineer, civil engineer, computer engineer, electrical engineer, electronics engineer, industrial engineer, marine engineer, mechanical. There are so many what we call positions for those who have gone through engineering field. Bankers, chartered accountants, chartered financial analyst, economist, equity research analyst, forex dealer, investment banker, stock broker, venture capitalist, actuary. ये वो career choices हैं जो आप commerce की field से opt कर सकते हैं. Media and communication, again passion, talent, cinematographer, client service executive, copywriter, film editing, जिनकी linguistics बहुत improved है, copywriting is a job for them. Film editing, journalist, media planner, public relation executive, publishing executive, visualizers, healthcare workers. I won't drag into this much. There have been instances in the Nirdesh programs itself जहां there have been experts from this field जो आपको आपके career choices के बारे में बताते रहे हैं. I will not dwell into that much. I will wrap up. 4 चीजें: purpose, passion, possibilities, power. क्या purpose है आपकी life का, क्या passion है आपका, क्या opportunities, क्या possibilities आपके पास available है, and how equipped you are to achieve your dream. Have a purpose in life and a dream. A dream will follow that purpose. Trim this dream with passion in your heart and possibilities will open for you. Choose today to start believing in the magical power of wishing, hoping, and dreaming. I will wrap up. Thank you so much. Hope would have been of any help. Thank you so much. धन्यवाद श्री शरद माथुर सर, आपने करियर गाइडेंस और करियर प्लानिंग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी. अब मैं श्री डॉक्टर अल्पेश शाह सर को आमंत्रित करना चाहता हूं. श्री डॉक्टर अल्पेश शाह सर ने डॉक्टर V.H. दवे होम्योपैथिक एंड मेडिकल कॉलेज से BH.MS और महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से ऑफ हेल्थ साइंस नासिक से MD होम्योपैथिक किया है. सर ने BH.MS और MD दोनों में गोल्ड मेडल के साथ टॉप किया है. सर को अपने कॉलेज काल में BH.MS के दौरान बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला है. सर बोर्ड ऑफ स्टूडेंट प्री क्लिनिकल बोर्ड के मेंबर और VNSGU के चेयरमैन हैं. सर स्वनिर्भर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज संचालक महामंडल गुजरात राज्य के सेक्रेटरी है.
Sir, Principal Forum of Academic Unit of all the Homeopathic College of गुजरात के चेयरमैन हैं। सर को होम्योपैथिक शिक्षण देने का 9 साल का, मेडिकल ऑफिसर का 3 साल का और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का 16 साल का अनुभव है। सर, आज हमें होम्योपैथिक कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस और विषय का चुनाव करने और उनके कॉलेज में पढ़ाने जाने वाले कोर्सेज के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए, डॉक्टर अल्पेश शाह सर, आपका स्वागत है। अनम्यूट बटन दबा के आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर अल्पेश शाह सर। Thank you, sir. Good afternoon, everybody. And I would thank specially निर्देश एजुकेशन जो एकेडमिक चलती है वो मैं भी जानकार हूँ करीब आखिरी 5 साल से, खास करके निर्देश एजुकेशन एकेडमिक थ्रू मिस्टर जीतू भाई सर जो अभी तो एल्डर है, मेरे सीनियर मोस्ट और गुरुजी समान है, जो यूजुअली अच्छा एकेडमिक चल रहा है निर्देश एजुकेशन थ्रू, जो कैरियर गाइडलाइंस दे रहा है। अगर हम रिकलेक्ट करें तो आफ्टर पासिंग 12th इवन वी फेस द प्रॉब्लम। हमारे पेरेंट्स से हमको पूछना पड़ता था कौन से कोर्स में जाए, किधर जाए, आगे कोई कोर्स सूझ नहीं रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को आजकल MBBS में जाना है या फिर इंजीनियरिंग में जाना है, तो ये ऑप्शंस रहते थे। तो उस टाइम पे कोई ऐसी एकेडमी नहीं थी जो गाइड कर सके, जो कैरियर के लिए गाइडलाइंस दे सके। ना पेरेंट्स को पता चलता था, ना स्टूडेंट्स को पता चलता था। तो सिंस लास्ट अराउंड जो सर ने बोला वैसे आखिरी 5-6 साल से तो मैं भी ये टच में हूँ ये एकेडमिक थ्रू, और बहुत बढ़िया काम हो रहा है निर्देश एजुकेशन थ्रू। आई एम थैंकफुल कि मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी दिया है, और मैं रियल में थैंकफुल हूँ तुषार कालेकर सर का। वेरी गुड आफ्टरनून टू मिस्टर शरद माथुर सर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ उर्मी स्कूल। और मैं एक ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे चुके हैं सर, मेरा हितेश सर ने, इसलिए मैं आगे ना ज़्यादा कहते हुए आज एक इम्पोर्टेंट मेडिकल ब्रांच जो कैरियर के लिए लोग सोचते हैं, स्पेशली ऑप्शन 3 ही रहते हैं हमारे पास कि शायद जिसको भी मेडिकल में जाना है सबसे पहले बोलते हैं सर MBBS में जाना है, सेकेंड ऑप्शन बोलते हैं सर आयुर्वेदिक में जाना है, और थर्ड ऑप्शन बोल रहे हैं सर होम्योपैथिक में जाना है। स्पेशली होम्योपैथिक साइंस अगर आखिरी 8-10 सालों से थोड़ा नाम है जिसका नाम बढ़ा हुआ है, और अगर मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिखा रहा हूँ कि रियली में ये साइंस 250 साल पुराना है। इट्स 250 years old and he was the founder of homeopathy. डॉक्टर क्रिश्चियन पैट्रिक सैमुअल हनीमैन जो जर्मनी में बॉर्न हुए थे, रियली में पैट्रिक हनीमैन खुद एक MD फिजिशियन थे। और जब मैं बहुत शॉर्ट में हिस्ट्री उनका बोल रहा हूँ कि जब उन्होंने दिक्कत पाई, अपनी डॉटर को भी नहीं बचा पाए, इट्स अ टाइम ऑफ अबाउट 1790 में, जब वो टाइम पे खुद अपनी डॉटर को ना बचा पाए बेस्ट वर्ल्ड के उस टाइम के वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स के सामने, तब उन्होंने खुद अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया एंड ही बिकेम अ लाइब्रेरियन। और वो बुक ट्रांसलेट करते करते गए, तब उनको कहीं पे लिखा हुआ मिला कि अगर ये सिंकोना बाग का अगर रस पी लिया तो उससे मलेरिया हो जाएगा। अभी उनको कोई चीज ऐसे गले नहीं उतर जाती थी, उन्होंने बोला नहीं ये ठान के रखता हूँ कि अगर ये पान से रस से मुझे अगर मलेरिया होता है तो मैं भी ये पान लूंगा, मैं भी ये रस लूंगा। और उन्होंने वो पान और रस का अर्थ लिया और उनको मलेरिया जैसा सिम्टम्स हुआ। तब उनको पता चला कि यही दवाई क्लोरोक्विन है, यही दवाई यूज हो रहा है कि जो मलेरिया में ट्रीट करता है। यानी कि जो जहर को मारना है तो जहर ही चाहिए, शीशे को काटने के लिए डायमंड यानी शीशा ही चाहिए। उसी तरह उन्होंने होम्योपैथी और होम्यो मींस सिमिलिबस क्यूरेंटर उस साइंस का उन्होंने शोध किया, जिसको हम आज होम्योपैथिक बोलते हैं। जैसे मैंने बोला 1790 से शुरुआत की थी उन्होंने, 1796 में इसको प्योरिटी के साथ बोला कि ये साइंस का नाम रहेगा होम्योपैथी, यानी कि 250 साल पुराना साइंस है। फिर भी आज के जगत के अंदर हम जब जाते हैं तब देखते हैं कि नहीं, ज्यादातर लोग MBBS की ओर बोलते हैं। मेडिकल साइंस मीन्स ओनली वन, दैट इज ए मॉडर्न मेडिसिन और मेडिकल साइंस। मैं आज एज ए प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक कॉलेज, जैसे सर ने बोला, मैं सेक्रेटरी भी हूँ। करीब 36 कॉलेज है गुजरात में, और आई एम ऑल्सो चेयरमैन ऑफ द प्रिंसिपल फोरम। तो एज ए फील्ड ऑफ होम्योपैथिक राइट फ्रॉम द ब्लड, हमारा खुद का प्रैक्टिस भी है होम्योपैथिक, प्योर होम्योपैथिक प्रैक्टिस है। तो एज ए प्रिंसिपल, एज ए कलीग, एज ए गाइडलाइन फॉर ए स्टूडेंट्स, में एक आज नई ब्रांच, एज सच इट्स नॉट कोई नया ब्रांच नहीं है, बट फिर भी बहुत फैक्ट है कि काफी कम लोग, या ऐसा बोल सकते हैं 50% ऑफ
society knows about homeopathy and Bachelor of Homeopathic course. So I'm just briefing it up. It's known as a Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery. इसमें भी वर्ड यूज हो रहा है मेडिसिन एंड सर्जरी, जैसे एमबीबीएस में हो रहा है। ये भी 5.5 साल का कोर्स है। एमबीबीएस भी 5.5 साल का कोर्स है। जब हम बीए मेडिसिन बोलते हैं, एमबीबीएस बोलते हैं, तभी तुरंत होता है कि नहीं इसके जैसा कोर्स कहीं पे नहीं हो सकता। बीएचएमएस इज इक्वलेंट टू मिनी एमबीबीएस या इक्वलेंट टू एमबीबीएस। आप सबको बताना चाहता हूं कि आज वर्ल्ड के अंदर 186 पैथीज है मेडिकल साइंस में जो प्रैक्टिस होती है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, हाइड्रोथेरेपी, एमबीबीएस, आयुर्वेदिक, उसी तरह 182 है। तो उसमें से एक पैथी है बीएचएमएस। जब फर्स्ट अगर मॉडर्न मेडिसिन है तो आज इक्वलेंट सेकंड पैथी जा रहा है बीएचएमएस, एंड दिस इज ऑल विद डेटा। ऐसे दिस इज अ कैरियर गाइडलाइंस प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स। तो मुझे बहुत डिटेल में नहीं जाना है, वो एक कोर्स में जब स्टडी करते तब पता चलता है। मैं एक ब्रीफ करूंगा कि पेरेंट्स को यूजुअली एंजाइटी रहती है, सर एमबीबीएस में नहीं मिला, उसके कोटे में नहीं मिल रहा है, उसको वो ओपन कैटेगरी में आ रहा है, एससी एसटी में आ रहा है, उसको कोई ना कोई कहीं से भी एमबीबीएस में नहीं मिल रहा है, अफसोस होता है। तो अफसोस मत करिए, दिस इज अ कोर्स विच इज इक्वलेंट, क्योंकि आगे देखते हैं हम कि इसकी पढ़ाई, इसकी बुक, सब कुछ उसमें सेम टू सेम है, खाली कोर्स का नाम ही अलग पड़ रहा है। तो ये भी 5.5 साल का कोर्स है, 4.5 साल पढ़ाई करनी है और 1 ईयर का इंटर्नशिप है। इसका एंट्री क्वालिफिकेशन भी सेम है, 12th पास जैसे एमबीबीएस में, विथ नीट एग्जाम। आपको पता होगा आखिरी 3 साल से नीट हो गया, ऑल इंडिया लेवल पे नीट एग्जाम्स होती है, और उसमें जो टॉप नीट मेरिट्स होती है वो इंडिया के बेस्ट एमबीबीएस कॉलेजेस इंक्लूडिंग गुजरात के बेस्ट कॉलेजेस के अंदर एडमिशंस लेना है तो आपको नीट के अंदर मिनिमम 50% रैंक चाहिए। तो ये सेम क्वालिफिकेशंस है, एमबीबीएस है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, सबका एक ही लेवल पे एडमिशंस हो रहा है, 12th पास विद नीट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बीकॉम चल गया, इसमें आर्ट्स चल गया, इसमें कम पढ़ा होगा तो चलेगा। मेरा कहने का मतलब कोई भी पेरेंट्स या कोई भी स्टूडेंट्स एक लेवल पे अफसोस ना करे कि मुझे ये ब्रांच में नहीं मिला तो मुझे ये ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये शायद आपका लक भी हो सकता है, आपका नसीब भी हो सकता है। कास्ट और कैटेगरी के लिए कई बार अच्छे स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर डिप्राइव्ड ऑफ एमबीबीएस कोर्स, उनको एमबीबीएस नहीं मिलता है। तो ये एक कोर्स है जिसको हम बोलते हैं मिनी एमबीबीएस कोर्स, जिसके अंदर एडमिशंस मिलते हैं। ये कोर्स जैसे हमने बोला 4.5 और 1 ईयर का इंटर्नशिप रहता है। 11 सब्जेक्ट जो हमारे होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स है, बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स, 11 सब्जेक्ट्स दोनों में कॉमन है। फर्स्ट ईयर से लेके सेकंड ईयर से लेके थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ये 11 सब्जेक्ट्स का कॉमन है। एनएट, फिजियो साइंस, सभी मेडिकल साइंस, कोई भी आप नर्सिंग भी लो, फिजियोथेरेपी भी लो, आयुर्वेदिक भी लो, एमबीबीएस भी लो, होम्योपैथिक भी लो, जो बेसिक सब्जेक्ट्स है वो तो कॉमन ही रहेगा। आदमी को जानना तो पड़ेगा, ह्यूमन बॉडी का स्टडी तो करना पड़ेगा। तो उसी तरह 11 सब्जेक्ट्स तो एमबीबीएस और होम्योपैथिक दोनों में कॉमन है। उससे ज्यादा 4 सब्जेक्ट और पढ़ रहे हो आप होम्योपैथिक के अंदर, जो और 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, होम्योपैथिक फार्मेसी आ रहा है, मटीरिया मेडिका आ रहा है, साइकोलॉजी आ रहा है, फिलोसॉफिकल आ रहा है, तो ये 4 सब्जेक्ट्स तो आप होम्योपैथिक में और ज्यादा पढ़ रहे हो। अभी अगर कोई मेडिको अटेंड कर रहे हैं ये वेबिनार तो मैं मुझसे माफी मांगूंगा, बट एमबीबीएस इज लेस कंसर्न विद फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट। हम मानते हैं कि हमारे बॉडी में 70 to 80% बीमारी तो साइकोलॉजिकल होती है और साइकोसोमेटिक होती है, स्ट्रेस से होती है, जो आजकल सभी लोग फील कर रहे हैं, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस। बट उसका कंसेप्ट एमबीबीएस में कम है, वहाँ पे टैबलेट, इंजेक्शंस, बॉटल्स मटीरियल थिंग है, जबकि होम्योपैथिक तो शुरुआत ही वहां से हो रही है, फिलोसॉफी से ही हो रही है और ज्यादातर वहीं से पता चलता है। अभी दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमको एमबीबीएस नहीं मिला, क्योंकि सब्जेक्ट्स भी ज्यादातर कॉमन है। स्टाफ की बात करें तो उसमें से काफी डॉक्टर्स, बड़ौदा के डॉक्टर्स गिनो, अहमदाबाद के गिनो, राजकोट के गिनो, आउट ऑफ गुजरात के गिनो, जहां पे भी बीएचएमएस कोर्स चल रहा है, 40% ऑफ टीचिंग इज इक्विवेलेंट इन एमबीबीएस एंड बीएचएमएस। सो 40% स्टाफ तो एमएस और एमडी लेवल के पढ़ाते हैं। आप अभी यहीं पे समझ सकते हो कि कोर्स रहेगा होम्योपैथिक, बुक्स सभी रहेंगे एमबीबीएस के, डॉक्टर्स रहेंगे एमबीबीएस के या एमएस के या एमडी के, सर्जरी सब्जेक्ट आता है तो बड़ौदा के एमएस सर्जन हमको पढ़ाने आते हैं, एमडी आता है तो एमडी फिजिशियन मेडिसिन सब्जेक्ट पढ़ाने आते हैं, ऑर्थोपेडिक आता है तो थर्ड ईयर के अंदर सर्जरी के अंदर ऑर्थोपेडिक सर्जन वो पढ़ाने आते हैं, ईएनटी भी वही पढ़ाने आते हैं, ऑप्थेल्मो भी वही पढ़ाने आते हैं, पैथोलॉजिस्ट सेकंड ईयर में तो बड़ौदा के अच्छे पैथोलॉजिस्ट होंगे, वो यहाँ पे लेक्चर्स के लिए आते हैं। तो कहने का मतलब जब सब्जेक्ट सेम रह रहे हैं, आपको पढ़ाने वाले टीचर्स भी सेम रह रहे हैं, तो सब्जेक्ट का उतना इक्विवेलेंट हो जाता है। और ये बेसिक जो सब्जेक्ट है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल सब्जेक्ट ये रहता है। पढ़ाई भी दोनों में इंग्लिश है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हिंदी में या गुजराती में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं।
दोनों में इक्वल है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कोर्स है जहाँ पे हम दोनों का इक्वलेंसी देख सकते हैं। अगर आप अभी भी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, वेबसाइट पे अगर देखो एडमिशन कमेटी का अभी 12th साइंस के बाद और नीट का एग्जाम इस बार सितंबर में हुआ, अभी एडमिशन का राउंड चल रहा है। एमबीबीएस, बीडीएस दैट इज अ डेंटल, बीएचएमएस एंड बीएमएस सबका एक साथ एडमिशन हो रहा है। गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया कि ये स्टूडेंट्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और बीएचएमएस के अच्छे इंस्टीट्यूट्स गुजरात के अंदर भी नीट स्कोरिंग 550 600 वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनका भी एक ऑप्शन रहता है कि नहीं मुझे एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो मुझे होम्योपैथिक के अंदर जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सभी फैसिलिटीज है वहां पे मुझे जाना। ये सब्जेक्ट्स कंपैरिजन से एक ब्रीफ कर रहा हूँ, क्योंकि कोई बच्चे ज्यादातर, दिस इज फैक्ट, ओपन कैटेगरी के बच्चे कई बार रह जाते हैं तो उनको एमबीबीएस नहीं मिलता है। तो एक खाली एक ब्रीफ कर रहा हूँ कि कितना कॉमन है, सब्जेक्ट्स कॉमन है, पेपर्स कॉमन आ रहे हैं और 5 मार्किंग्स कॉमन है। खाली ये सबको पता नहीं है, कोई ब्रीफ इतना डिटेल में नहीं रहा है। 9 सेमेस्टर्स उसमें है, 9 सेमेस्टर्स इसमें है। सब्जेक्ट्स आप देखें, एनएल, फिजियो, बायोकेमिक, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, ऑप्थेल्मो, ईएनटी, कम्युनिटी, ये पूरे इंडिया का कॉमन सिलेबस है। मैं कोई नया चीज नहीं बोल रहा हूँ, कहीं से शॉर्टकट नहीं है, कुछ भी नहीं है, दिस इज कॉमन। बट आप 18th नंबर का पॉइंट देखो और 16 नंबर का देखो, ये सब सब्जेक्ट्स होम्योपैथिक में ऐड हो रहा है। मटीरिया मेडिका, एमएम मींस मटीरिया मेडिका, रेपर्टरी एंड ऑर्गन ऑन फिलोसॉफी, जो आपको एमबीबीएस में नहीं मिल रहा है बट होम्योपैथिक में मिल रहा है, जिससे आप पेशेंट को अच्छी तरह से जान सकते हो, अच्छी तरह से समझ सकते हो और उसको जितनी दवाई की जरूरत है उतनी दवाई दे सकते हो। कई बार ओवर डोजिंग होता है, कई बार बीमारियां एक्स्ट्रा हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी रहते हैं, तो सभी चीजों का दवाई नहीं रहता है एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये एक फील्ड है जिसके अंदर हम आगे जा सकते हैं, ताकि यहाँ पे पर्सन को समझते हैं, इंडिविजुअल को समझते हैं। होम्योपैथिक का कंसेप्ट है कि दो ब्रदर ट्विंस है तो भी दोनों का सेम मेडिसिन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ बाल जितना भी फर्क रहता है। दिस इज प्लेस ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कि सर बीएचएमएस में ट्रेनिंग क्या मिलता होगा, नहीं, इसका ट्रेनिंग भी, सपोज इफ आई टॉक ऑफ माय इंस्टीट्यूट, मेरे इंस्टीट्यूट में, बिकॉज आई एम ए स्पीकर, मैं अपना एग्जांपल देके करूंगा कि जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है तो वी टेक आवर स्टूडेंट्स इन द क्लिनिक पॉइंट ऑफ व्यू। सुबह बसेस जाती है, बसेस के अंदर स्टूडेंट्स का बैच बनता है, उसके साथ एक टीचर होता है, एंड दे गो टू बड़ौदा's नरहरी हॉस्पिटल, स्टर्लिंग हॉस्पिटल्स, विजय वल्लभ हॉस्पिटल, कलावती हॉस्पिटल, जलाराम हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल्स के साथ एमओयू किया है जो बड़े बड़े सर्जरी, गायनेक, मेडिसिन सब्जेक्ट्स करने के लिए। खुद का जो कॉलेज का खुद का हॉस्पिटल्स रहता है, हर एक बीएचएमएस कॉलेज में, अपनी बात नहीं करो, सभी कॉलेजेस के अंदर खुद का पैथोलॉजी लैब होता है, खुद का सोनोग्राफी सेंटर, सिटी स्कैन सेंटर, ऑपरेशन थिएटर सब रहता है। मेरा कहने का पॉइंट यही है, बार बार यही स्ट्रेस कर रहा हूँ कि दोनों कोर्स सेम है, दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, दोनों में पढ़ाई सेम है। आईपीडी के अंदर देखने जाए, उसको भी पेशेंट का सीखने का मिल रहा है, उसको भी इंजेक्शन, आईवी ड्रिप्स देखने को मिल रहा है, थ्रोट एग्जामिनेशन, विटनेस, सभी कुछ उसको देखने को मिल रहा है। होम्योपैथिक हॉस्पिटल में तो उससे भी ज्यादा मैनुअल होता है, छोटी छोटी चीज होगी। आपको सोसाइटी में भी पता होगा सर, होम्योपैथिक डॉक्टर्स बहुत डिटेल में केस टेकिंग करते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स पेशेंट के बारे में बहुत पूछते हैं, उसका ड्रीम कैसा है, उसको गुस्सा आता है कि नहीं, उसको चिड़चिड़ापन रहता है कि नहीं, क्योंकि वो आदमी को समझना चाहता है, डिटेल में जाने को ट्राई करता है। तो आईपीडी में तो सब कुछ सीखना है उसको, मलेरिया, टाइफॉइड, आजकल कोविड हॉस्पिटल चल रहे हैं, मैं गलत नहीं हूँ बट यू कैन इंक्वायर। आज गुजरात में जितने भी कोविड हॉस्पिटल चल रहे हैं सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 के हॉस्पिटल्स के अंदर, अराउंड 50% ऑफ द मेडिकल स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर्स आर होम्योपैथ। और मैं वो फक्रे के साथ कहता हूँ, यू कैन चेक द रिकॉर्ड्स, इधर आप बड़ौदा की बात करो, अहमदाबाद की बात करो, कहीं पे भी जितना स्टाफ एमबीबीएस का स्टाफ है, एमबीबीएस स्टूडेंट्स है, एमएस है, बड़े बड़े फिजिशियंस वर्क कर रहे हैं रात दिन। अभी जब काम हो रहा है तो आयुष डिपार्टमेंट, देयर इज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड आयुष इन न्यू दिल्ली, जिसको मिनिस्ट्री ने अलग कर दिया। रिस्पेक्टेड पीएम नरेंद्र मोदी सर जब भी पावर टेक ओवर किया तभी उन्होंने तुरंत अलग डिपार्टमेंट बना दिया आयुष, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक, एक सेपरेट पूरा डिपार्टमेंट बना दिया। और आयुष डिपार्टमेंट का मैक्सिमम स्टूडेंट्स और स्टाफ अभी ये कोविड हॉस्पिटल्स के अंदर वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको भी इंपॉर्टेंस दिया कि भाई पढ़ाई सेम कर रहे हैं, सब कुछ सेम है, एक्सपीरियंस भी सेम है। अगर यहाँ पे कोई मेडिकोस होंगे तो देखेंगे कि आज अभी भी एक टहल लगा दो, स्टर्लिंग में लगा दो या नरहरी में लगा दो, इवन सुपरिटेंडेंट भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स है, पूरा टीम होता है, फिजिशियन, सर्जन, गायनेक, सब, वो रिस्पेक्ट टू देम। और जो ओवरऑल हैंडलिंग करना है, ओवरऑल जो सुपरिटेंडेंट होता है 24 आवर्स आरएम होता है, आप ज्यादातर 80% देखना कि होम्योपैथ्स रहते हैं, बिकॉज उनको भी उतना ही एक्सपीरियंस है, वो उतने ही क्वालिफाइड है और आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशंस सभी में दे आर कंडक्टेड अगेन बाय द सेम
वही एलोपैथिक डॉक्टर्स एग्जाम्स लेने आते हैं, स्ट्रिक्ट एग्जाम्स होता है, वही उनको ट्रेन करते हैं, वही एग्जाम थ्रू पास होना है कि जो एग्जाम टीचर्स एमबीबीएस में एग्जाम्स लेते हैं वही यहाँ पे एग्जाम लेने आते हैं। तो वही सर्जरी गायनेक सबका डेप्थ में एग्जाम होता है, बच्चों को कस कस के पास करते हैं और अच्छी तरह से वो प्रैक्टिस करके बाहर निकले और अच्छा क्वालिफाइड हो, उसके लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। 1 साल का इंटर्नशिप दोनों में सेम है। आप दिस इज होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उनको हॉस्पिटल्स में वर्क करना है, और इंटर्नशिप के टाइम के अंदर भी उनको पीएचसी में जाना है, सीएचसी में जाना है। अभी जब कोविड चल रहा है, प्लेग था, तब सूरत के अंदर पूरे होम्योपैथ्स ने वर्क किया था, अर्थक्वेक्स का मैटर हुआ था तब हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात गांधीनगर ने आयुष डिपार्टमेंट थ्रू सभी कॉलेजेस को इंस्ट्रक्ट करके फाइनल ईयर और इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को ले लिया, तो बोला कि कोविड के अंदर दे आर क्वालिफाइड एंड दे आर बीइंग पेड बाय द गवर्नमेंट विद अ गुड हैंडसम सैलरी। और अभी भी जो सेगमेंट 1 के हॉस्पिटल्स चल रहे हैं गुजरात में, ऑल ओवर इवन आउट ऑफ गुजरात, यू विल फाइंड मैक्सिमम ऑफ द होम्योपैथिक स्टूडेंट्स। सो जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, पेरेंट्स सुन रहे हैं, मैं उनको वही बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा भी अफसोस मत करना। जब भी खास करके 10th 11th 12th बच्चे पढ़ाई करते हैं, प्रेशर होता है। आजकल ऐसा हो गया मेरे 98%, मेरे 99%, अगर नीट के लैंग्वेज में सोचने जाए तो इस बार 720 में से 720 आए बच्चों को, कई बच्चों को। गुजरात में 715 718 के आए हैं और एक स्टूडेंट ने 720 टॉप किया है। तो ये प्रेशर रहता है मिडिल क्लास फैमिली और इवन टू द लोअर क्लास के, मेरे बच्चे परफॉर्म करेंगे कि नहीं, नीट में अच्छे स्कोरिंग लाएंगे कि नहीं। तब उनको एक अफसोस रहता है कि नहीं, समहाउ ड्रॉप करना पड़ेगा, अभी एमबीबीएस में नहीं जाना है, चलो अभी इसको छोड़ दो और इसको कुछ फिजियोथेरेपी ऐसा या बीएससी केमिस्ट्री कुछ कोर्स करा दो। नो, यू आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इधर गो फॉर होम्योपैथिक, यू गो फॉर आयुर्वेदिक, दिस आर द गुड ब्रांचेस। जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। एक पूरा सीसीआरएच, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथिक, न्यू दिल्ली में पूरा रिसर्च सेंटर चल रहा है जिसके अंदर मेडिकल डॉक्टर्स को लिया जाता है और जिसके अंदर ट्रेनिंग हो रही है। तो दिस इज हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथिक इन गुजरात। गुजरात में कितना है, गुजरात होम्योपैथिक एक्ट 1963 में बना, आज से करीब 57 ईयर्स पहले। यानी कि इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि होम्योपैथिक साइंस 250 साल पुराना है और गुजरात में उसकी हिस्ट्री करीब 50 साल से ज्यादा है। फर्स्ट होम्योपैथिक कॉलेज 1971 में सावली, गुजरात होम्योपैथिक कॉलेज सावली जहाँ बोलते हैं। आज गुजरात में 20,000 रजिस्टर्ड होम्योपैथ्स है, जो मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, प्लस हुए 36 होम्योपैथिक कॉलेजेस है आज गुजरात के अंदर। काफी करीब 10 से 12 पुराने कॉलेजेस जिनको अभी 25th सिल्वर जुबली खत्म होने आया है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना पुराना कोर्स, इतने ज्यादा होम्योपैथिक डॉक्टर्स रजिस्टर है, पुरानी कॉलेज से है। ये पूरी होम्योपैथिक ओवरऑल यूजी कॉलेजेस इंडिया में करीब 210 प्लस कॉलेजेस है। कई कॉलेजेस को एनएबीएच नेक एक्रेडिटेशंस मिला हुआ है। गुजरात में 36 कॉलेज है। सराउंडिंग स्टेट्स की मैं खाली बात कर रहा हूँ, अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया का डेटा नहीं कर रहा हूँ। महाराष्ट्र 47 प्लस कॉलेजेस, मध्य प्रदेश 25 प्लस, राजस्थान इफ यू गो फॉर 30 प्लस कॉलेजेस है। इसके आगे कोर्स है पीजी कॉलेजेस, पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी होम्योपैथिक, जो हमने भी हमारे टाइम पे करीब 2008-9 में जब आउट ऑफ स्टेट ही होता था, आई डिड विद अ गोल्ड मेडल फ्रॉम महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी नासिक। तो इंडिया में अभी तो 75 प्लस है। गुजरात में अभी करंटली 5 यूनिवर्सिटीज एंड 5 कॉलेजेस आर रनिंग विद द पीजी कॉलेजेस, दैट इज एमडी। PhD, there are around 15 universities in India which are running with the PhD course in होम्योपैथी। गुजरात में अभी भावनगर यूनिवर्सिटीज चल रही है, श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटीज चल रही है जो अभी PhD कोर्सेज रन कर रही है। सो दिस आर द फर्दर स्कोप्स कि भाई आगे भी जिसको एकेडमिक में इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं। 36 कॉलेजेस है, फैकल्टी मेंबर्स का रिक्वायरमेंट रहता है तो वो अपना कैरियर बना सकते हो इसके अंदर। There are about 2,000 गवर्नमेंट जॉब्स इन गुजरात। आप PHC देखो, CHC देखो, सभी में 186 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके अंदर हर एक जगह पे, हर एक प्लेस पे एक एक होम्योपैथ का डेप्यूटेशन है, एक एक आयुर्वेद का डेप्यूटेशन है। होम्योपैथिक फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज 3 साल पहले खुला सिद्धपुर पाटन के पास, दैट वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज। उसके साथ में जो 4 गवर्नमेंट ग्रांटीनेड इंस्टीट्यूट है, सावली है, 2 आनंद में है, महसाना है, दे आर ऑल सेल्फ ग्रांटीनेड इंस्टीट्यूट्स और वो करीब 25 साल से ज्यादा से। 500 जॉब्स है मेडिकल ऑफिसर्स कॉलेज अटैच हॉस्पिटल, हर एक कॉलेज में फैकल्टीज चाहिए, हर एक कॉलेज में मेडिकल ऑफिसर चाहिए। तो एनरोल जॉब्स इन होम्योपैथ ट्रस्ट हॉस्पिटल। आप रेलवे के अंदर देखो, ONGC के अंदर देखो, काफी जगह है जहाँ पे जॉब्स का ऐसा है, यू कैन वर्क आउट। एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में मैं यहाँ पे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, नरहरि, विजय वल्लभ, वल्लभाचार्य, इवन स्टर्लिंग, आप कहीं पे भी देखना अच्छे हैं। फ्यूचर स्कोप्स भी इसके साथ है। कई बच्चे इसके बाद BHMS के बाद MBA भी करते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट्स भी करते हैं।
आज जो अगर देखो स्टर्लिंग हॉस्पिटल्स देखो या फिर बैंकर हॉस्पिटल्स देखो, इवन देयर आर वेरियस मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड दे आर इवन होम्योपैथ्स जो पूरा हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कर रहे हैं, किस तरह से चलाना है। आज कोविड हॉस्पिटल्स भी काफी हॉस्पिटल्स है, मेरे पास पूरे लिस्ट नाम्स के साथ है। और बच्चे होम्योपैथ फ्रॉम माय इंस्टीट्यूट, फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट, दे आर वर्किंग देयर एज अ मैनेजमेंट ऑफ द होल हॉस्पिटल। स्कोप एज अ, जैसे हमने पहले बात की कि एमडी कोर्सेज के अंदर चल रहा है एंड अब्रॉड स्कोप्स भी है। बच्चों को ऐसा होता है सर हमको होम्योपैथिक करने के बाद बाहर जाना है, तो कनाडा इज अ बेस्ट, यूएसए में जा रहा है, यूके में जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, जहाँ पे दे आर ज्वाइनिंग एज अ हाउस फिजिशियन, दे आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्दर कोर्सेज। तो बीएचएमएस का एक क्राइटेरिया रहता है, अगर कनाडा में प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से पास किया हो तो उसके मार्क्स होते हैं, क्रेडिट मार्क्स होते हैं। If you open on Google, various colleges are there in USA also, in UK also, in Australia also, in New Zealand also, and each year, हर साल काफी बच्चे यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट लेके, माइग्रेशंस लेके, फाइनल ईयर के बाद इंटर्नशिप करने के बाद वहाँ पे आगे फर्दर स्टडीज करते हैं और वहाँ पे सेटल होते हैं। तो दीज आर काफी स्कोप्स है। तो मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था कि आप कहीं पे भी अफसोस मत करना, एक कैरियर का एक मेन ब्रांच बना सकते हो आप होम्योपैथिक को, और होम्योपैथिक थ्रू जा सकते हो। सो आई एम अगेन थैंक यू टू ऑल, स्पेशली द निर्देश एजुकेशन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू ऑल। धन्यवाद डॉक्टर अल्पेश शाह सर, आपने हमें विविध होम्योपैथिक के विषय में और उसको पढ़ाने व जाने वाले कोर्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं श्री नीरज सोनी सर को आमंत्रित करना चाहता हूं। सर ने वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से एमएससी गणित के विषय में किया है। सर एमएससी गणित में कॉलेज में टॉपर रहे थे। सर ने एडवांस इंजीनियरिंग मैथ्स क्विक ऑब्जर्वेशन नाम की किताब का लेखन किया है। सर को 9 साल का अनुभव है। सर 7 एपेक्स रिसर्च स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर है। सर आज हमें यूपीएससी, जीपीएससी और गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए डॉक्टर श्री नीरज सोनी सर, प्लीज आपका स्वागत है। अनम्यूट बटन दबा के अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। श्री नीरज सोनी सर। हेलो, नमस्ते आप सबको, और निर्देश एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन जो मुझे मौका दिया है कि मैं स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर कैरियर गाइडेंस के लिए कुछ कह सकूं। एक्चुअली बड़ौदा में 9 साल से मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, जो है एपेक्स करियर्स एकेडमी, जो अब 7 एपेक्स रिसर्च स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड बन गया है, जिसमें हम यूपीएससी, जीपीएससी, बैंकिंग और एंड अदर गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम्स हैं इसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। मैं कुछ आगे बढ़ूँ इससे पहले एक छोटा सा सर्वे हुआ था और उसके बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा कि जब एक सर्वे हुआ था जिसमें बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, जिनका नाम सभी ने सुना है, सर्वे ये हुआ था कि ये दोनों इतने महारथी है, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, और उनको बोला था, उनको अलग अलग रूम में बिठा दिया गया था और उनको बोला था कि आपको अपनी लाइफ का सबसे कीमती वर्ड एक वर्ड में बताना है कि आप इतने सक्सेसफुल इतने सालों से हो तो कैसे हो। बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है, सिर्फ एक वर्ड्स में बताना है कि सारी दुनिया जान सके कि एक वर्ड्स में आपको सिर्फ बताना है। दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, दोनों अलग अलग रूम में थे। टाइम खत्म हुआ, दोनों को एक नोट मतलब एक पेज दिया था, एक पेन थी, उन्होंने दोनों, बिल गेट्स ने और वॉरेन बफेट दोनों ने वो पेज में एक ही वर्ड लिखा था, सेम वर्ड था, जो था फोकस। सारे जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, जितने मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले, माथुर सर, अल्पेश शाह सर, बहुत अच्छा कैरियर गाइडेंस स्टूडेंट्स को दिया, अपने अपने फील्ड में क्या कर सकते हैं, कैसे ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो ये जो छोटा सा सर्वे था, ये जो वर्ड्स है फोकस, हमारी लाइफ में और स्टूडेंट की लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जो प्रिपरेशन करवाते हैं क्लास 1-2 एग्जाम, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे जब हम यूपीएससी का एग्जाम देते हैं
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से थ्रू जो आईएएस बनता है, कलेक्टर बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआरएस, आईएफएस बनते हैं, वैसे ही हम जीपीएससी के थ्रू स्टेट पीएससी, जिसमें डेप्यूटी कलेक्टर, जैसे आईएएस होता है स्टेट लेवल पे डेप्यूटी कलेक्टर होता है, जैसे आईपीएस होता है वैसे ही डेप्यूटी डीवाईएसपी होता है स्टेट लेवल पे, वो क्लास 1-2 की हम प्रिपरेशन करवाते हैं। और जो प्रिपरेशन करते हैं उसका जो थोड़ा ब्रीफली मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि प्रिपरेशन में जो पेपर स्टाइल कैसा होता है, कौन लोग प्रिपरेशन, कौन से स्टूडेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है या फिर ग्रेजुएशन कर रहे लास्ट ईयर में है, वो सारे स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं है कि आपके ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज आए हैं, आप सिर्फ पास आउट हो तो आप ये एग्जाम दे सकते हो, क्लास 1-2 ऑफिसर बन सकते हो। हमारे गुजरात की बात करूं तो इसका जो अवेयरनेस है ये क्लास 1-2 ऑफिसर बनने का, वो अभी 5-6 साल से बहुत बड़ा है, क्योंकि ज्यादातर हम गुजराती लोग मानते हैं कि सबको धीरूभाई अंबानी बनना है, सबको बिजनेस करना है। ऐसा है कि क्लास 1-2 ऑफिसर हमारे से नहीं होगी, इतनी सारी पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन जो अवेयरनेस आई है अब 5-6 साल से, उनको पता चल गया है स्टूडेंट्स को कि इसका जो इम्पोर्टेंस है, हम कलेक्टर बनते हैं, हम आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, डेप्यूटी कलेक्टर बनते हैं, डीवाईएसपी बनते हैं, हम हमारे इलाके को पूरा चेंज कर सकते हैं, इतनी हम सेवा कर सकते हैं, पूरी तासीर हम बदल सकते हैं, इतना पावर होता है। तो जो पावर को पहचानने लगे हैं स्टूडेंट्स और प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये एग्जाम है जीपीएससी की, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे मैंने यूपीएससी बोला, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो सेंट्रल लेवल की है, और मैंने बोला स्टेट लेवल से स्टेट पीएससी, जीपीएससी। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम है, जो क्लास 1-2 ऑफिसर्स को बनाते हैं, जिसमें 3 स्टेज होते हैं, जिसमें पहला स्टेज है प्रीलिम एग्जाम, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। और ये जीपीएससी एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न अब सेम हो गया है, उसका शेड्यूल सेम हो गया है। 5-6 साल पहले की बात करूं तो कोई फिक्स नहीं था, जैसे कि प्रीलिम हो गया, 6 महीने के बाद मेन हो जाएगा, इसके 6 महीने के बाद 12 महीने के बाद इंटरव्यू होगा, 2-2 साल तक एग्जाम चलता था। लेकिन अभी जो हैंडल कर रहे हैं दासा सर, जो चेयरमैन है जीपीएससी बोर्ड के, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है वो खुद आईएएस है, तो वो अब हैंडल कर रहे हैं। और हर साल, जैसे यूपीएससी हर साल एग्जैक्ट फरवरी में प्रीलिम होता है, फिर 1 साल में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, 1 साल के बाद ऑफिसर बन जाता है स्टूडेंट, वैसे ही जीपीएससी में हो गया है। एवरी ईयर एग्जाम होता है, एवरी ईयर प्रीलिम के बाद, जैसे प्रीलिम एग्जाम हुआ उसके बाद मेन एग्जाम होता है 3-4 महीने के बाद, फिर इंटरव्यू होता है, तो 1 साल में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और पोस्ट मिल जाती है। प्रीलिम एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, जो 400 मार्क्स का पेपर होता है, मतलब 200 मार्क का ये पेपर और दूसरा 200 मार्क का, तो 2 पेपर होता है जिनका 400 मार्क्स होता है। और जो सारे क्वेश्चन 200 मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें यूपीएससी से अलग क्या है कि जैसे कि ऑप्शन होता है ए बी सी डी, कोई क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन 4 है ए बी सी डी, यहाँ पर ऑप्शन ई भी है, मतलब 3 घंटे का आपको टाइम दिया है, 3 आवर्स का टाइम है एक पेपर का, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन कंपल्सरी अटेम्प्ट करने हैं। हालांकि आपको आंसर नहीं आता है, फिर भी वो आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब आपको आंसर नहीं आता तो आप ई कर सकते हो, ये इसका ये अलग सा पैटर्न है। तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, टाइम लिमिट में 3 आवर्स है आपके पास। और संडे को एग्जाम प्रीलिम होता है, संडे को 10 से 1 o'clock, 10 से 1 बजे के बीच में एक पेपर होता है, पेपर 1 होता है, और दूसरा पेपर 3 से 6। तो पेपर 1 में कौन से सब्जेक्ट होते हैं? पेपर 1 में होता है हिस्ट्री, दूसरा आर्ट एंड कल्चर, तीसरा पॉलिटी, एंड 4th मैथ्स एंड रीजनिंग, वो 200 मार्क का। और अप्रोक्सीमेटली हर एक सब्जेक्ट का वेटेज 50 to 60 और 45 to 50 मार्क्स है। कोई सब्जेक्ट का 60 मार्क्स हो गया तो कोई सब्जेक्ट में मार्क्स कम हो सकता है। इसके बाद पेपर 2 है, जिसमें इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एंड जो करंट अफेयर्स जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें द हिंदू, टाइप्स ऑफ इंडिया, ये जितने भी करंट टॉपिक है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होता है। जीपीएससी और यूपीएससी दोनों का जो मेन उद्देश्य है कि जितने भी युवा स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनको उनके हाथों में ये देश की कमान आ जाती है, और वो अपने माइंड से अपने देश को, जैसे ना यंगस्टर कुछ भी कर सकता है,
तो गर्म खून होता है ऐसे बोल सकता है, तो यंगस्टर कुछ भी कर सकता है। तो आप देख सकते हो कि 25 से 30 साल का लड़का वो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है और पूरे डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करता है। तो ये एग्जाम एक कैपेबल बनाती है और मेंटली स्ट्रांग बनाती है, और इस तरह से ही वो पैटर्न बनाता है। एग्जाम के क्वेश्चन भी ऐसे पूछते हैं, जैसे कि जीपीएससी में अब एग्जाम का पैटर्न ऐसा हो गया है, जैसे कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बोले कि आपके पास कोई क्वेश्चन पूछे, उसके 3 सेंटेंस दिए हैं। पहले क्या था कि कोई जैसे कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, 4 ऑप्शन है, हमको सिलेक्ट करना है, फैक्ट टाइप क्वेश्चन। अभी ऐसा नहीं है। अभी ज्यादातर क्वेश्चन कैसे पूछता है कि आपको 3 सेंटेंस दिए हैं और 3 सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस गलत होगा, 2 सेंटेंस सही होंगे। 3 सेंटेंस में आपको ऑप्शन में ऐसा दिया है कि सेंटेंस 1 गलत है, या फिर तीनों सेंटेंस सही है, या फिर तीनों गलत है, सेंटेंस 2 राइट है। ऐसे आपको जज करना है। तो आपकी मेंटली एबिलिटी बढ़ जाएगी इससे। जो फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है वो नहीं है यहाँ पर कि आपने पढ़ लिया, रट्टा मार लिया और आप पास हो गए। तो ये क्लास 3 लेवल में होता है। क्लास 1-2 में जो आप ऑफिसर बनते हो, उस वक्त आपके लिए इस टाइप का पैटर्न बनाया है कि आप रट्टाबाजी नहीं लगा सकते। ओके, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रीलिम। और इसके बाद जब आप प्रीलिम क्रैक करते हो, मैं 2019 का जो रिजल्ट है वो बताऊं कि 400 में से, जो जनरल कैटेगरी की बात करता हूं मैं, 400 में से 139.80 मतलब अप्रोक्सीमेटली 140 मार्क्स आते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है मेन के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली आप 400 में से 150 का टारगेट लेके चलते हो तो आपका सिलेक्शन तय है। इसके बाद आता है मेन एग्जाम। बता दूं कि प्रीलिम का जो मेरिट है, प्रीलिम के जो मार्क्स है, वो आपको आईएएस आईपीएस बनने में या फिर डेप्यूटी कलेक्टर डीवाईएसपी बनने में काउंट नहीं होंगे। वो सिर्फ आपकी मेन एग्जाम देने के लिए काउंट रहेंगे। तो प्रीलिम में आप पास आउट हो तो आपका स्कोर कितना है वो आप सब क्वालिफाई होने चाहिए। आप फर्स्ट रैंक लाते हो, सेकंड रैंक लाते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्रैक कर दो प्रीलिम, इसके बाद आप मेन के लिए एप्लीकेबल हो। मेन एग्जाम में आपको रिटर्न होता है, और जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप है प्रीलिम में, यहाँ पर सब कुछ लिखना होता है, जिसमें ऑलरेडी आपको हर एक क्वेश्चन में लिखा होगा। आपको उस क्वेश्चन को 250 वर्ड्स 200 वर्ड्स वो आपको बताया होगा। उसी वर्ड्स में, उतने ही वर्ड्स में आपको उसको जस्टिफाई करना है। इसका पैटर्न क्या है मेंस का? मेंस में जीपीएससी की बात कर रहा हूँ। मेंस में 150 मार्क्स के टोटल 6 पेपर है। तो 150 इंटू 6 इट मीन्स 900 मार्क्स, 900 मार्क्स का ये मेंस एग्जाम होता है। और इसके बाद 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट भी बोल सकता है, और ज्यादातर यही बोलता है, इंटरव्यू नहीं बोलते, आपकी पर्सनालिटी चेक करता है। तो वो 100 मार्क्स का होता है। ये मेंस एग्जाम 150 इंटू 6 कौन कौन से पेपर है? तो 150 मार्क्स में पहला जो पेपर है आपकी लैंग्वेज गुजराती। जो लोग इंग्लिश मीडियम से, जितने भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, उन सारे स्टूडेंट को भी गुजराती का पेपर देना ही होगा, क्योंकि आप जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जीपीएससी के एग्जाम दे रहे हो, गुजरात स्टेट की एग्जाम दे रहे हो, तो आपको गुजराती आना, समझना और ये भाषा का ज्ञान आपको होना जरूरी है। तो वो क्वालिफाई करना होता है। आप स्कोर करो तो बेहतर है, आपका मेरिट अच्छा होगा। और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, जो लोग क्रैक करते हैं, उनको ऐसा होता ही नहीं है कि मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती। चाहे वो गुजराती मीडियम का स्टूडेंट हो तो उनको इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट आएगा, और इंग्लिश मीडियम का हो उनको गुजराती भी सब्जेक्ट आएगा। तो पेपर 1 है, गुजराती है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी प्रिपरेशन करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट अब तक क्लास 1-2 ऑफिसर बन गए। पेपर 2 है इंग्लिश, जिसमें जो 10th लेवल का होता है, जिसमें लेटर राइटिंग है, एप्लीकेशन है, ग्रामर है, और कोई पैराग्राफ दिया है, उसमें से क्वेश्चन पूछे, आपको उसको जस्टिफाई करना है। पेपर 1 गुजराती है, पेपर 2 इंग्लिश है, और पेपर 3 जो ऐसे है। तो ऐसे में क्या होगा, 50 मार्क्स के 3 ऐसे, जो करंट इश्यू के भी हो सकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले 8-9 महीने से कोरोना ग्रस्त हमारा देश और पूरा देश हो गया है, तो उससे हमारे देश के अर्थतंत्र पर क्या असर हुई है, तो इसके रिगार्डिंग भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और ऐसे क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग हो सकता है। तो कल्चर के हिसाब से कोई ऐसे हो सकता है। तो बेसिक ऐसे जैसे हम पढ़ते थे 9th 10th में ऐसे नहीं होते।
जो मैंने पहले ही बताया कि हमारा मेंटल एबिलिटी चेक करता है, हमारी कैपेबिलिटी चेक करता है कि हम कितना सोच पाते हैं, हम हमारे देश के लिए, हमारे आजू बाजू के एनवायरनमेंट के लिए क्या सोच सकते हैं, हमारे क्या आइडिया है, हमारे क्या थॉट्स है, उसके रिगार्डिंग हमें वहां पर लिखना होता है। और कुछ ऐसे थॉट्स और कुछ ऐसे विचार हमें रिप्रेजेंट करने होते हैं जिनको देख के, जिनको पढ़ के सामने वाले जो भी पेपर चेकर है उनको लगे कि नहीं ये सही में इसके विचार, बोलता है ना उम्र छोटी है लेकिन विचार बहुत बड़े हैं, तो उस लेवल का ये एग्जाम है, तो हमें ऐसे विचार वहां पर रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो ऐसे 3 पेपर है 50 मार्क्स के, और 150 मार्क्स का ये ऐसे, मतलब ये पूरा पेपर है ऐसे का। तो ये हो गए गुजराती, ये हो गया गुजराती, इंग्लिश एंड ये ऐसे। और इसके बाद जैसे आपने प्रीलिम में प्रिपरेशन किया, हिस्ट्री, फिर आर्ट एंड कल्चर, फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट तो आते ही है। और इसके बाद मेंस में और 3 सब्जेक्ट है जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और नीति शास्त्र, ये सब्जेक्ट भी आते हैं। और ये सारे सब्जेक्ट मिलकर ज्यादातर ये पॉलिटी के रिगार्डिंग ही है। तो पंचायती राज, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं मेंस में। और ये सारे सब्जेक्ट को मिलाकर 3 पेपर बनता है जिसको बोलते हैं जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2 और जनरल स्टडी 3। तो पहले बताया मैंने कि गुजराती का एक पेपर, दूसरा पेपर इंग्लिश का, तीसरा पेपर होता है ऐसे, और 4th, 5th एंड 6th ये 3 पेपर है जनरल स्टडीज के, जो आपने प्रीलिम में प्रिपरेशन किया था जिस सब्जेक्ट की, वही सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखना है। आपको ऑलरेडी बोला है कि आपको, आपके पास पेपर में भी आपको स्पेस दी होगी, इतनी स्पेस में उतने ही वर्ड्स में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गए 150 इंटू 6, 900 मार्क्स। और इंटरव्यू मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट जिसका 100 मार्क्स है। तो 900 प्लस 100 1000 में से मेरिट बनता है। और सबको बता दूं मैं कि जो टॉपर होता है, तो जो टॉपर होता है उसके 50% मार्क्स होता है। तो 100 में से 500 के अराउंड उसके मार्क्स आता है जब वो टॉपर बनता है। तो आप सोच सकते हो कि लोग ज्यादातर गुजरात में तो ऐसा मानता है कि नहीं ये लेवल का बार है, और ये जैसे कि बहुत सारा पढ़ना होता है। लेकिन मैं बताऊं कि जीपीएससी और यूपीएससी ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना नहीं है, क्या पढ़ना नहीं है वो आपको समझ में आ जाएगा, तो ये एग्जाम आपके लिए इजी हो जाएगी। और पास हो जाने के और क्रैक हो जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हो कि 1000 और 1500 पेज की एक बुक होती है, पूरी पढ़नी नहीं होती है। जो आपको गाइड देने वाला जो भी टीचर है, मेंटर है, वो आपको बताएगा कि कौन कौन सी चीजों पे ध्यान रखना है। कुछ टॉपिक, कुछ जो मुद्दे हैं वो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, उस पर आप ज्यादा फोकस करो। कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेंटर के पास चले जाओ, गाइड के पास चले जाओ, वो आपको समझाएगा। और कुछ चीजें ऐसी है जिसमें आपको ज्यादा टाइम लगता है, उसे छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि 100% प्रिपरेशन करोगे, पूरा रट्टा लगा लोगे तो ही एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रिपरेशन करने वाले 1 साल के अंदर अपना टाइम टेबल के हिसाब से बहुत कड़ी मेहनत से फर्स्ट टाइम में क्रैक कर पाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका फोकस नहीं होता, जिनको मालूम नहीं होता कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना। तो कितना पढ़ना है, ऐसा बोलते हैं कि हिस्ट्री के लिए कोई एक बुक ला दी, अच्छी सी बुक किसी ने सजेस्ट कर दी, 2 महीने के बाद कोई और दोस्त आएगा, बोलेगा कि ये नहीं, ये पिछले साल तो एग्जाम हुआ, उसमें से ये बुक मैं लाया हूँ, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे। तो हम अपने आप पे भरोसा नहीं करते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम हमारी जो प्रिपरेशन है वो आधी अधूरी छोड़ देते हैं और दूसरी बुक पे भरोसा करते हैं। तो उसी चक्कर में हम 3-4 बुक पढ़ते हैं, और एग्जैक्टली हमें पीएचडी तो करना नहीं है यहाँ पर। तो जैसे कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में हम पीएचडी नहीं करना चाहते, हम एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, हम पॉलिटी को समझना चाहते हैं, हम बंधारण जैसे गुजराती में कहते हैं, राज्य व्यवस्था जिसे कहते हैं वो समझना चाहते हैं, संसद क्या है, पार्लियामेंट क्या है वो समझना चाहते हैं, राष्ट्रपति के काम क्या है, इंडिया में राष्ट्रपति क्यों है। ज्यादातर तो किसी को नाम भी नहीं पता होगा कि राष्ट्रपति का नाम क्या है। जैसे कि वड़ा प्रधान का नाम सबको मालूम होता है, तो एग्जैक्टली हमें ये भी नहीं मालूम होता कि राष्ट्रपति का काम क्या होता है, वड़ा प्रधान का काम क्या होता है, जो सांसद है उसमें राज्यसभा क्यों है, लोकसभा क्यों है। तो ये जो डिफरेंस है ना, छोटे छोटे वर्ड्स है, उसको समझना होगा, आपको रट्टा नहीं लगाना है ये एग्जाम ये। और जो इसका लेवल बता दूं कि ये जो क्लास 1-2 है, जिसको नॉर्मली बोलते हैं कि नहीं बस हो गया और इससे
क्या है, एग्जाम तो क्रैक ही करना है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका लेवल बहुत है। जितने भी पॉलिटिशियन है, चाहे वो मोदी साहब हो और नरेंद्र मोदी साहब की बात कर दो, वो भी जब सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी, आपने पूरी मूवी देखा होगा। और खास मैं ये समझाना चाहूंगा कि ये जो आईएएस आईपीएस बनते हैं उनका लेवल क्या होता है। जब पूरी मूवी आपने देखी होगी तो उसमें एक कैरेक्टर था परेश रावल जी का, एक मशहूर एक्टर है, बहुत बेशुमार एक्टर है, और उन्होंने एक रोल निभाया था अजीत डोभाल, जो खुफिया एजेंसी के हेड है, आज रॉ के हेड है। तो वो एक्चुअली वो आईपीएस थे, और अभी वो एक्चुअली आईपीएस बोल सकते हैं। वो यही एग्जाम उन्होंने पास की थी। हम केजरीवाल, श्रीमान केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, वो आईआरएस थे। तो ये आप अनुमान लगा सकते हो कि ये किस दर्जे की एग्जाम है और किस लेवल पे आपको ले जा सकती है। तो मैं बताना ये चाहता कि नरेंद्र मोदी जी को जब सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी, तो जो गाइडेंस लेना होता है, कैसे होता है काम, एक आइडिया तो बता देता है। राजा क्या करता है, वो आइडिया बता देता है कि हमें ये करना है, लेकिन इसके आजू बाजू जो सेनापति, महासेनापति होते हैं ना, बोल सकते हैं, वो क्या करता है, वो पूरा प्लान बनाता है कि युद्ध जीतना कैसे है, तो वो बताते हैं। तो युद्ध जीतना कैसे है वो कौन बताएगा, तो वो बताएंगे ये डेप्यूटी कलेक्टर डीवाईएसपी बताएंगे। पूरे जिले को हैंडल कैसे करना है, क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, ये सारी चीजों का ध्यान कौन करता है, ये करता है ना। बोलता है सचिव, तो सचिव कौन होता है, यही आईपीएस आईपीएस होता है। मुझे मोटिवेशन स्टोरी बोलने का भी शौक है। मैं मेरी खुद की यूट्यूब चैनल है जो नीरज सोनी के नाम से ही है। अभी अभी मैंने एक वीडियो डाला है, जब जैसे कि मार्च में एग्जाम आ रही है, ये यूपीएससी 2020 का एग्जाम जो है उसका शेड्यूल बाहर आ गया है, मार्च में एग्जाम है डेप्यूटी कलेक्टर डीवाईएसपी। 1000 से ज्यादा वैकेंसी है, और उसके अलावा अपर क्लास 3 की भी है। आई थिंक 2020 में 35,000 से ज्यादा वैकेंसी आने वाली है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। लेकिन मैं बता दूं कि मैंने अभी एक वीडियो डाला था मेरी यूट्यूब चैनल पे, जो था मनोज कुमार शर्मा का, जो खुद आईपीएस है। और उनकी अगर मैं, इसलिए मैंने उनका मोटिवेशन वीडियो डाला था कि ज्यादातर जिनके फाइनेंशियल अच्छी है और फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, वो लोग प्रिपरेशन करते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनके घर में 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता, और जब वो लोग दुनिया को बता देते हैं कि नहीं, आप लोग चाहे मुझे जितना भी इग्नोर करो, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। तो वो एक मनोज कुमार शर्मा जी की एक बुक भी है, उनके फ्रेंड है, वो भी डेप्यूटी कलेक्टर है, दिल्ली के साइड है अभी। तो मनोज कुमार शर्मा खुद आईपीएस है, उनके खास फ्रेंड अनुराग पाठक ने एक नॉवेल लिखी है, और नॉवेल आज बहुत बड़ी फेमस हो गई है, 12th फेल। आप शायद अमेजोन पे भी देख सकते हो और गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, 12th फेल। उसमें है कि ये जो मनोज कुमार शर्मा आईपीएस बने, वो खुद 12th फेल थे, और वो 12th फेल थे, और उनको ये बनना तब उनको जहन में आया कि एक बार क्या हुआ उनके इलाके में, आई थिंक वो चंबल के आजू बाजू के इलाके हैं, ऐसे इलाके में है जैसे वहां पर कॉपी करके ही बंदा पास होता है। उनको स्टूडेंट को ऐसा ही होता है कि प्रिंसिपल कॉपी करवा देगा, पास हो जाएंगे, बस ऐसा ही। तो कॉपी करके स्टूडेंट पास होता था, 12th 11th तो पास कर दिया। जैसे वो खुद अपनी नॉवेल में बताते हैं कि 11th तक तो मैंने कॉपी करके ही पास हो गया। फिर 12th में क्या होगा कि इलाके के जो आईपीएस थे, तो आईपीएस का जिक्र उस नॉवेल में नहीं किया होगा, उन्होंने मना किया होगा। लेकिन नॉवेल में ये बताया गया कि 12th में जो एग्जाम मैंने दिया, तो 12th में इसलिए फेल हुआ क्योंकि मुझे कॉपी करने का मौका नहीं मिला। ज्यादातर क्या होता है, वो चेकिंग करने आता है आईपीएस, जो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, स्कूल में इस बार कॉपी नहीं होगी, चीटिंग नहीं होगी। तो प्रिंसिपल भी साथ में ही होते, जब कॉपी करवाते तो प्रिंसिपल को पता होता है। तो यूपी बिहार में ये सब ज्यादा चलता है। तो क्या हुआ कि चीटिंग चल रही थी, उसमें स्टार्टिंग से आगे आईपीएस के, नहीं ये बंद करा दो कॉपी, इस बार कॉपी नहीं होगी। उनको मालूम पड़ा होगा कि स्कूल में सारे स्कूल में कॉपी बहुत होती है, कॉपी करना मना कर दिया। तो सबको ऐसा लगा, स्टूडेंट को 3 घंटे का पेपर होता है ना, अब जिसको पास होना है, कॉपी करना है, तो वो तो लास्ट के आधे घंटे में पास हो जाएगा ना, चीटिंग करके। तो कोई बात नहीं, लास्ट 1 घंटा तो मिल ही जाएगा, कब तक बैठा रहेगा, ये जो डीजीएम आया है वो कब तक बैठा रहेगा। तो प्रिंसिपल को भी ऐसा ही लगा, तो उसको जो आईपीएस थे उनको ऐसा लगे नहीं, इस बार कॉपी करवाना ही नहीं है, मैं यहाँ पर ही बैठा रहूंगा। और वो शायद वो स्कूल बहुत फेमस होगा, उसमें बहुत चीटिंग होती होगी, और किसी ने बता दिया होगा। 3 घंटे तक वो डीजीएम बैठे रहे, आईपीएस बैठे रहे, और वहां पर कॉपी नहीं हुई।
और ये जो मनोज कुमार की मैं बात कर रहा हूँ, वो हिंदी के अलावा, हिंदी सब्जेक्ट के अलावा सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए। अभी उनको ऐसा लगा कि ये एक बंदा कौन सा है जो प्रिंसिपल से भी बड़ा है और जिसकी स्कूल है उससे भी बड़ा है, और ये सबको आज मतलब पूरी स्कूल का आई थिंक 99% फेल थे स्टूडेंट, तो पूरी स्कूल का रिजल्ट नेगेटिव आया था। तो शायद वो स्कूल इतनी फेमस रही होगी क्योंकि इसलिए वहां पर डीजीएम 3 घंटे के लिए बैठे। उसके बाद जो मनोज कुमार शर्मा के जहन में आया कि नहीं, मुझे अभी ये ऐसा पावर चाहिए मुझे, जो मतलब किसी की भी ना सुने, जिसको जो करना है वो ही करे। और पूरा फिर उनके जहन में आया प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। लेकिन किसी ने बताया कि जब हम कुछ बड़ा सोचता है तो हमारी मजाक उड़ाने वाले बहुत होते हैं, क्योंकि उस वक्त हम उतने काबिल नहीं होते। जैसे कि एक एग्जाम्पल बता दूं, जिस वक्त राइट ब्रदर्स ने ऐसा सोचा होगा कि इतना बड़ा वेट वाला जहाज एरोप्लेन मैं हवा में उड़ा रहा हूँ, तो किसी ने जहन में थोड़ी सोचा होगा हाँ ये तो सही है, कितना अच्छा आइडिया तुम्हें आया और तुम ये कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा, और सबने मजाक ही उड़ाया होगा कि ये पॉसिबल नहीं है। तो किसी ने मजाक उड़ाया कि 12th फेल, पहले तुम 12th तो पास कर दो, फिर आईपीएस बनना है तुम्हें, क्योंकि इसके बाद आपको ग्रेजुएशन भी करना होगा, ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन करनी है। और घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, बड़ा भाई ऑटो रिक्शा चलाता है। आप सोच सकते हो कि यूपी बिहार चंबल के बाजू जो इलाके हैं बहुत गरीब है, वहां पर आज भी ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत गरीबी है आज भी। तो वो बंदा मन ने बोलता है ना कि जिसने मन से ठान लिया है उसको कोई नहीं रोक सकता, है ना। उसको शुकन अपशुकन इससे कोई मतलब नहीं है। वो जब मन से ठान लेता है तो सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। और मुसीबतें है ना, उसको वो अच्छा ही लगता है, जो उसे मुसीबत आती है उसे लगता है कि नहीं उसको भी मैं फेस करता जाऊंगा। इस बंदे ने जैसे तैसे करके मनोज कुमार ने ग्रेजुएशन खत्म किया, और दिल्ली के मुखर्जी नगर जो है वो बहुत फेमस है इसके लिए। तो एक ये थोड़ी सी स्टोरी थी, क्योंकि ये एग्जाम के बारे में मैंने बता दिया है कि ये एक बहुत जरूरी है कि एक फोकस करना बहुत जरूरी है। तो ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद मनोज कुमार चले जाते हैं दिल्ली मुखर्जी नगर, और इसके बाद क्या होता है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, बहुत गरीब परिवार से, पैसे नहीं है, ना रहने के लिए पैसे है, ना खाने के लिए पैसे है। तो ये क्या करता है, दिल्ली के जो अमीर लोग होते हैं वो कुत्तों को घुमाने के लिए 400 रुपए उस वक्त देते थे, 300 से 400 एक कुत्ते घुमाने का। तो ये क्या करते थे, कुत्तों को घुमाते थे सुबह सुबह, और उनसे जो पैसे मिलते थे अपने खाने के रहने के लिए करते थे। और स्टार्टिंग में तो वो मनोज कुमार जी ने स्टार्टिंग के जो 1-2 महीने है जो काम नहीं मिला, तो रात को मंदिर के बाद जो भिखारी सोते हैं वहां पर सो के उन्होंने टाइम गुजारा है। और कोचिंग के लिए जो है ना, मुखर्जी नगर में बिना कोचिंग के नहीं कोई पढ़ाता, लेकिन कोचिंग के लिए किसी ने उन्हें मदद की, और कोचिंग के लिए भी इसीलिए मदद की होगी कि उनके अंदर जुनून दिखा होगा। और ये बंदा पहले ट्रायल नहीं, दूसरे ट्रायल नहीं, और तीसरे ट्रायल नहीं, और लगातार ट्रायल करता रहा, और 4th ट्रायल में 101 रैंक के साथ आईपीएस बनता है। और सच में प्रूव कर दिखाता है कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे पढ़ाकू हो, एक 12th फेल वाला बच्चा भी आईपीएस बन सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैंने दूसरा भी एक वीडियो डाला है जिसमें एक साइकिल पंचर करे वाला, जब वो 10th में अपने एरिया में फर्स्ट आता है तो उसके पापा की डेथ हो जाती है। अपने दुकान में एक पापा ही थे कि जो साइकिल पंचर करके अपना घर का गुजारा करता है। तो बंदा सोचता है कि वरुण बरनवाल नाम है, बंदा सोचता है कि बस छोड़ दूं मैं पढ़ाई और बस आपकी जो घर को संभालो। तो वो बंदा वहां से उठकर प्रिपरेशन करके वो फर्स्ट ट्रायल में जब आईएएस क्रैक करता है, तो मानने में आता है कि नहीं सब कुछ पॉसिबल है। बोलता है ना कि इम्पॉसिबल में ही आई एम पॉसिबल लिखा है। तो आपके देखने का नजरिया क्या है वो है। तो मैं बता दूं कि जीपीएससी और यूपीएससी के बारे में गुजरात के स्टूडेंट को जितना है ना एक डर है, वो आप निकाल दो। और मेरे ये निर्देश एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन बहुत बेहतरीन काम कर रहा है कि जो कैरियर के बारे में गाइडेंस दे रहा है ना, एक रास्ता दिखाना बहुत बड़ी बात है ना। तो रास्ता दिखाने के इतना बड़ा काम कर रहा है, सच में प्रशंसनीय है। और तुषार भाई ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, मुझसे कुछ अच्छा स्टूडेंट के पास जाए, तो मैं उनका थैंक यू कहना चाहूंगा। लेकिन जीपीएससी के बारे में जितने भी और यूपीएससी के बारे में जितने भी स्टूडेंट्स को जो डर है वो आप निकाल दो। क्योंकि ये अब जैसे कि एक नाव होती है, जब तक वो किनारे पे रहती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जब वो समुद्र में जाती है तब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप जब तक डरे रहोगे
कि ये एग्जाम प्रीलिम, मेन और इंटरव्यू आता है। अब इंटरव्यू से डर लग रहा है, मेन में डर लग रहा है, प्रीलिम में तो चाहे जैसे भी मैं 4 ऑप्शन में सिलेक्ट कर दूंगा। आप डरो मत, पहले उसे देखो और अपने आजू बाजू जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि जीपीएससी एग्जाम, यूपीएससी क्या होता है, उसको कौन क्रैक कर सकता है, क्या होता है, उनसे आप क्यों गाइडेंस ले रहे हो। जिन लोगों को रास्ता ही नहीं मालूम है, आप उनसे पूछोगे तो वो आपको रास्ता भटकाने ही वाले ही है। तो आप जिनको मालूम है, अच्छे मेंटर के पास जाओ। आप मेरे इंस्टीट्यूट पे आ सकते हो, और बड़ौदा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो यूपीएससी जीपीएससी की प्रिपरेशन करवाते हैं, उनसे गाइडेंस लो। आप ऐसा भी कर सकते हो, जो डेप्यूटी कलेक्टर है, आईएएस आईपीएस, उनके ऑफिस पे भी जा सकते हैं। जब मैंने ग्रेजुएट, मैं बीएससी में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था और मैथमेटिक्स में, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा था, तब मुझे उस वक्त ऐसा लगा था कि मुझे भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं खुद इस आईएएस के पास गया था, जो हमारे मोडासा साबरकांठा जिला जो है, वहां पर गया था। तो आईएएस मिलने गया था कि सर मुझे गाइडेंस चाहिए। तो आप भी अपने इलाके के आईएएस आईपीएस डेप्यूटी कलेक्टर के पास जा सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। वहां पर ऐसा हो सकता है कि ऑफिस के बारे चीट आपको फिलअप करनी होगी कि आपका इंटेंशन क्या है। तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो, पूरा गाइडेंस ले सकते हो। हमारी ऑफिस में भी आ सकते हो, एपेक्स एकेडमी है हमारा ऑफिस, जो जीपीएससी यूपीएससी और बैंकिंग, ये सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करवाती है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरा समझा दूंगा आपको, लेकिन तय आपको करना है कि आपको क्या करना है। ये क्लास 1-2 लेवल का एग्जाम है, जो आपको सब कुछ देगा। आपको मान सम्मान, आपके बोलते हैं ना, मैंने कुछ अचीव किया है, तो सब कुछ देगा। तो आई होप कि मेरा ये कुछ 2-5 मिनट आपको अच्छा लगा होगा कि मैंने जो बोला है। आपको फ्यूचर में कुछ और गाइडेंस चाहिए तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। धन्यवाद श्री नीरज सोनी सर, आपने हमें यूपीएससी जी जानकारी दी। आप सभी श्रोतागण इस वेबिनार में पधारे और शांति से सुना, इसके लिए मैं इतिहास साहब आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारा अगला वेबिनार शनिवार तारीख 26 दिसंबर 2020 को दोपहर 3 बजे होगा। इसमें नए वक्ताओं के साथ हम मिलेंगे। अगले वेबिनार का मैं यहीं से आपको आमंत्रण देता हूँ। अब मैं तुषार जी को फ्री इंस्टेंट पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तुषार जी। थैंक यू हितेश जी। इंस्टेंट पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में मैं अगर बताऊं तो जब हमने इस वेबिनार का इनविटेशन सभी को दिया था, तो उस समय हमने इनविटेशन के साथ एक ये पोस्टर भेजा था, और जिसमें लिखा है कि आज के वेबिनार के लिए खास आकर्षण जो इंस्टेंट पर्सनालिटी टेस्ट 500 रुपीज का आपको फ्री में दिया जाएगा। वैसे भी निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। तो आपको इसके साथ एक लिंक भेजा था हमने इनविटेशन के साथ, ये वाला, ये जो टॉप दिख रहा है आपको, ये लिंक भेजा था। जब आप ये लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको ये फॉर्म दिखता है। 2 सेक्शंस होते हैं उसमें, 2 सेक्शंस हैं, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में आपको नाम, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह डिटेल्स भरनी है, जिसके मदद से हम लोग आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दे पाएंगे। दूसरा सेक्शन जो है, वो सेक्शन में 40 क्वेश्चन रहेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 40 क्वेश्चंस के आपको आंसर सिर्फ टिक करने हैं। जैसे कि नीरज सर ने अभी बताया, यूपीएससी जीपीएससी के एग्जाम में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे ही आपकी खुद की पर्सनालिटी को जानने के लिए सिर्फ 40 क्वेश्चन है। तो उसको आप टिक करके सबमिट करोगे तो आपको इस तरह से 4 पर्सनालिटी के लिख के रिजल्ट आएंगे कि कांग्रेचुलेशंस, योर पर्सनालिटी टाइप इज दिस। इसमें बर्ड्स के नाम लिखे होंगे, ईगल, पिकॉक, डव, ओल। ये 4 जो बर्ड्स हैं उनकी पर्सनालिटी जो है वैसे ही इंसान की पर्सनालिटी होती है।
और उसमें काफी सारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन होता है उस एक पेज में आपकी पर्सनालिटी के बारे में। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये टेस्ट सिर्फ स्टूडेंट ही दे सकते हैं। कोई भी उम्र का बंदा अपने बारे में अगर जानना चाहे तो ये छोटा सा टेस्ट दे सकता है। इससे बेसिक इंफॉर्मेशन आपके आंसर्स के आधार पे, आपके जवाबों के आधार पे आपके पर्सनालिटी का असेसमेंट करके आपको 7 से 10 दिन में हम लोग दे सकते हैं। अगर किसी को और डिटेल में खुद को जानना है तो हमारे जो मैंने पहले टूल्स बताए थे, साइकोमेट्रिक टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट या डीएमआईटी टेस्ट, तो उसके बारे में भी आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बात मैं और बताऊं स्टूडेंट्स के लिए, हमारा एक अर्न वैल्यू लर्न प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हम हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और हमारे साथ और भी जो संस्थाएं जुड़ी हैं, जैसे कि ये लायंस क्लब इंटरनेशनल और उन्हीं का सिग्नेचर प्रोग्राम है लायंस क्वेस्ट, उसके बारे में गौरांग भाई बताएंगे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके भी प्रोग्राम्स अगर आप प्रमोट करते हो तो आपको एक रीजनेबल अमाउंट मिल सकता है। उसके बारे में आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट के लिए ये पता है, हमारा ऑफिस बड़ौदा में अलकापुरी में है, ये ईमेल आईडी है और फोन नंबर्स दिए हुए हैं। पहला मेरा है, दूसरा जीतू भाई मेहता का है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और आगे करियर के बारे में भी, काउंसलिंग के बारे में भी और हमारे प्रोडक्ट्स के और ये प्रोजेक्ट अर्न वैल्यू लर्न, इसके बारे में भी आप जरूर जानकारी पा सकते हो। ओवर टू यू हितेश भाई। अब मैं लायंस केस और लायंस क्लब मांजलपुर वडोदरा की ओर से लायंस श्री गौरांग कोठारी सर को आमंत्रित करता हूं और वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री गौरांग कोठारी सर। Namaste. I'm audible? यस सर। Okay, thank you. Namaste. वॉल्यूम इज लो। Okay. Hello. Is okay? यस ओके। Now is okay, sir? यस सर। Hello. यस सर, Okay. प्लीज गो अहेड। Okay. Namaste. Lions Club International District 3232 F1 और लायंस क्लब ऑफ बड़ौदा माजलपुर की ओर से मैं लायन गौरांग कोठारी आप सबका निर्देश एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर श्री तुषार कालेकर जी एवं श्री हितेश जी और आज के सर्ववक्ता। लायंस क्लब इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है। जून 1917 में यूएसए में इनकी स्थापना हुई है। आज पूरे विश्व में 46,000 से अधिक क्लब हैं, 14 लाख से अधिक सदस्य हैं। लायंस का उद्देश्य to take an active interest in the civic, cultural, social and moral welfare of the community है। इस उद्देश्य से अंतर्गत सिग्नेचर मतलब मुख्य सेवाकीय प्रवृत्ति की जाती है, जिसमें साइट फर्स्ट और एजुकेशन एरिया मेन है। आज मैं एजुकेशन की दिशा में बात करूंगा। जो निर्देश कैरियर गाइडेंस की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, यही दिशा हम लायंस की है, जिसे हम लायंस क्वेस्ट विषय के प्रमोट किया करते हैं। लायंस क्वेस्ट में कैरियर पसंद करने का रास्ता और इस रास्ते पे कैसे चलें वो चलना सिखाती है। तो पहले ये क्वेस्ट प्रोग्राम में कौन ले आ सकते हैं? जो भी व्यक्ति ग्रेजुएट होने के बाद व्यवसाय कोई भी हो उनका, उसी व्यवसाय के अंतर्गत अगर वो शिक्षक है, प्राध्यापक है या स्कूल टीचर है या प्रोफेशनल है, ये कार्यक्रम या ये कोर्स पूरा कर सकते हैं। इसमें हम लोग खास ख्याल रखते हैं कि लायंस क्वेस्ट प्रोग्राम यह एक लाइफ स्किल प्रोग्राम है। कार्यक्रम की विशेषता यह है कि विद्यार्थियों के 10 और 14 वर्ष की उम्र में काफ़ी बदलाव देखे जाते हैं
और यह विद्यार्थी खुद कंफ्यूज स्टेज में रहता है कि कौन से प्रोडक्ट में या कौन से विषय में आगे बढ़े या कौन सी तरह में आगे जाए, क्योंकि कई बार हमने ये सर्वे किया है, बाद में ये कोर्स डिज़ाइन किया है, हमें पता चला है कि बच्चों 10 या 14 साल की उम्र में घर में माता पिता कुछ कहते हैं और वही चीज़ को स्कूल शाला में शिक्षक भी कुछ अलग सी तरह से उसको सिखाते हैं। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो कंफ्यूज हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये लायंस क्वेस्ट की जरिए हम समझाते हैं। तो ये टीचर्स को तो बहुत अच्छी तरह से ये कोर्स लेना चाहिए और स्कूल के अंदर भी एक छोटा सा 20 या 45 मिनट का प्रोग्राम ये रखना चाहिए। हम लोग हर एक स्कूल में जाते हैं। बड़ौदा के अंदर करीब हमारे 20 स्कूलों में ये प्रोग्राम हम चलाते हैं। अलग अलग लायंस मेंबर हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, ये प्रोग्राम के सर्टिफाइड कोर्स और ट्रेनर हुए हैं। ये ट्रेनर हर एक स्कूल में जाके पूरे साल के अंदर 40 पीरियड लेते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होती है, इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है, ये जस्ट प्ले एंड लर्न ऐसा करके एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम में एक सही मार्गदर्शन दिया जाता है और इसके जरिए हम ट्रेनर तैयार करते हैं। ये ट्रेनर तैयार करने के लिए 2 दिन का प्रोग्राम रहता है, जो पूरे 2 दिन का प्रोग्राम रहता है, जिसमें ट्रेनर पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेते हैं, बच्चों की साइकोलॉजी समझने का समझाते हैं, किस तरह से वो साइकोलॉजी को इवोल्यूशन करना चाहिए और उसी तरह से उसको समझाना चाहिए। इसमें कोई भी प्रकार के स्टडी मटेरियल नहीं रहते हैं, या जो आप स्कूल में विषय समझाते हैं या पढ़ाते हैं उसके अलावा ही कुछ अलग से सब्जेक्ट रहते हैं। खास करके बच्चों की मुग्धावस्था या उसकी कौशल्यता और पॉजिटिव एटीट्यूड में योग्य निर्णय शक्ति और स्वयं शिस्त सिखाती है। तो ये प्रोग्राम आप हमें निर्देश एजुकेशन के मार्फत ले सकते हैं हमारे साथ और आ सकते हैं। इसके बाद इसको आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं और ये सर्टिफिकेट आप शाला में जाके वो सर्टिफिकेट के जरिए आप पढ़ा सकते हैं। आज मैंने उर्मी स्कूल के प्रिंसिपल और हॉस्टल शरद माथुर से बहुत कुछ अच्छा एक कैरियर गाइडेंस किस तरह से पसंद किया जाता है वो मैंने समझा। वही उसी तरह का ये प्रोग्राम है, लेकिन थोड़ा हम शॉर्ट में समझा रहे, क्योंकि हमारे साथ जो बच्चे हैं वो 10 से 14 साल के बीच में होते हैं। ये भी प्रोग्राम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। कहते हैं ना कि बच्चों को आप जब जड़ गुथी में सिखाते हैं तो वो ऑटोमेटिक लेने शुरू कर देता है। डॉक्टर अल्पेश शाह जिन्होंने हमें होम्योपैथी के बारे में समझाया, मुझे भी इतनी जानकारी होम्योपैथी कॉलेज की नहीं थी या उसके विषय की भी नहीं थी। अगर वो होती उस समय मैं भी आज शायद BMH हो सकता था। फिर भी अच्छा बनाया आपने, बहुत अच्छी तरह से जानकारी एकदम डिटेल में और वेरी कॉम्पैक्ट मैनर में दिया आपने। और मिस्टर नीरज सोनी, इन्होंने तो गवर्नमेंट की जो भी ये गतिविधियां हैं वो किस तरह से आप उसको संभाल सके वो आपने सिखाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कामकाज। तो ये मैं सबका लायंस क्लब माजलपुर बड़ौदा की ओर से और निदेश की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। ओवर टू हितेश भाई। धन्यवाद गौरव कोठारी सर। अभी मैं तुषार जी प्लीज। तुषार जी। धन्यवाद सबको। इसके अलावा मैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर YNN न्यूज चैनल, वॉइस ऑफ वडोदरा और फीलिंग्स मल्टीमीडिया, जो हमें बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को बड़ौदा ही नहीं और भी आगे फैलाते हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़े हमारे श्रोतागण,
जिनकी वजह से आज हम लोग ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स जो हमें सुनते हैं रेगुलरली, यहाँ पे जूम पे या फेसबुक लाइव पे सुनते हैं, उसके बाद जब हमारे प्रोग्राम्स हमारी चैनल निर्देश एजुकेशन यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जब अपलोड होते हैं तो उसको भी देखते हैं, उसमें भी कमेंट लिखते हैं, उसमें भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उन सभी को मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। और एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि जब हमारी वीडियोस आए तो उन्हें इंस्टेंटली उसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, कमेंट करें और हमें हमारा हौसला बढ़ाए। समय थोड़ा मुश्किल चल रहा है, कोरोना काल है, तो लास्ट मैसेज यही है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, सैनिटाइज रखें और सभी से प्यार से रहे। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पे मैं अपना हमारा ये वेबिनार खत्म करता हूँ। धन्यवाद।